रोज क्या आता है बे? रोज मजा ही तो आता है। चला दे इधर बकलोल कहीं के, शकल देखिए अपनी। टुडेज गोल, आज का हमारा गोल है फ्रिक्शन इन टू ब्लॉक प्रॉब्लम, है ना। टू ब्लॉक प्रॉब्लम, एक के ऊपर एक रखा होगा या एक के आगे एक होगा या एक के पीछे एक होगा, राइट। ठीक है साहब। एंड फील ऑफ सर्कुलर डायनेमिक्स, सर्कुलर डायनेमिक्स का भी हम बहुत अच्छे से फील लेंगे। तो चलिए अपने पहले गोल की तरफ बढ़ते हैं और एक सवाल देखते हैं। ये इंक्लाइन प्लेन का ही सवाल है, वैसे तो ये इंक्लाइन प्लेन का ही सवाल है। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन इंक्लाइन प्लेन, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन इंक्लाइन प्लेन, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन इंक्लाइन प्लेन। देखो ये बेटा इंक्लाइन प्लेन है जहां पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा। सवाल पढ़िए, द अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा इज परफेक्टली स्मूथ। मतलब इंक्लाइन प्लेन का दो हाफ है, अपर हाफ इज परफेक्टली स्मूथ, ओके। अपर हाफ मतलब ये डिस्टेंस अगर मैं एस एज्यूम करता हूं, लेट एज्यूम करता हूं, ये डिस्टेंस अगर मैं एज्यूम करता हूं एस है, क्या है साहब, एस है। और ये जो बच्चे जवाब दे रहे हैं ना, सी उठा के फेंक दूंगा बाहर तुरंत से, स्पीड ऑफ लाइट से फेंक दूंगा, सीधा जाके युगांडा की काली घाटी में गिरेगा, है ना। बहुत डरावनी आवाज आती है वहां पे, सीधा उठा के फेंक दूंगा स्पीड ऑफ लाइट से युगांडा की काली घाटी में। बहुत मारूंगा बे, म्यू बराबर tan थीटा। ये तुम्हें सिखा क्या दिया, खिलौना दे दिया, खेल लो उससे भाई साहब। उसका ध्यान भी रखना है, म्यू बराबर tan थीटा क्या पूछ रहा है। सर हमको कोई मतलब नहीं, सवाल कुछ भी हो, म्यू बराबर tan थीटा आंसर होगा। सवाल कुछ भी हो, म्यू बराबर tan थीटा। एक सिखा गया दिया तुम्हें एमआर स्टार, इंक्लाइन प्लेन पे म्यू बराबर tan थीटा देखना है तो इंक्लाइन प्लेन पे जैसे ही देखता सीधा म्यू बराबर tan थीटा आंसर टिक कर देता है। पागल है क्या? देख इधर, आधा सरफेस स्मूथ है और नीचे वाला आधा क्या है, रफ है। एंड वाइल लोअर हाफ मतलब नीचे वाला आधा रफ है। अब ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यहां पे एक ब्लॉक रख दिया, कोई भी एम मास का ब्लॉक रख दिया, ये रेस्ट से फिसलना स्टार्ट करता है, नीचे की तरफ चलता 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 यहां तक, फ्रॉम रेस्ट एट टॉप ऑफ द प्लेन while again come to the rest at the bottom। जब यहां आया तो कुछ वेलोसिटी गेन कर चुका, ऑब्वियसली बात है, फिर फिसलता 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 यहां आया और इस पॉइंट पे आके रेस्ट में आ गया। If the coefficient of friction between the block and lower half of the plane is given y। अच्छा, यहां पे इस आधे हाफ में जो रफनेस है उस रफनेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा वो पूछा है। अगर आप ऑब्जेक्ट को यहां से छोड़ते हो, ये स्मूथ है, परफेक्टली स्मूथ है, चलता है, यहां पहुंचा और उसके बाद फिर से चलता आया, फाइनली यहां पे रुक गया फ्रिक्शन की वजह से। किसकी वजह से रुक गया? फ्रिक्शन की वजह से। तो बताइए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? ठीक है, तो सुनिए ध्यान से और अच्छे से। सबसे पहले आप अपर हाफ के लिए एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या लगाएंगे रामलाल? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहां से यहां तक के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। तो लगाइए, फाइनल वेलोसिटी का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का होल स्क्वायर बराबर 2as। इनिशियल वेलोसिटी का होल स्क्वायर होगा 0, क्योंकि यहां पे वेलोसिटी क्या थी? 0 थी। आहा, फाइनल वेलोसिटी सर नहीं पता, हम मान लेते हैं vf इज इक्वल टू, vf का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। बताओ इंक्लाइन प्लेन पे कितने एक्सीलरेशन से नीचे गिरता हुआ आएगा? सर इसका एक्सीलरेशन होगा g sin थीटा, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स का एक कंपोनेंट है g sin थीटा, उसी से एक्सीलरेट करता हुआ आया है, g sin थीटा से एक्सीलरेट करता हुआ है। तो एक्सीलरेशन हम लिख देंगे g sin थीटा एंड डिस्प्लेसमेंट अपन s मान लेते, इक्वेशन 1 हो गया। ठीक भाई, चलो नेक्स्ट पार्ट। अब हम यहां के लिए भी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं, यहां से यहां के लिए। ये तुम्हारी जो फाइनल वेलोसिटी हुई थी अपर हाफ के लिए, यहां पे अपर हाफ के लिए जो ही आपका फाइनल वेलोसिटी था, यहां से यहां की जर्नी के लिए ये इनिशियल वेलोसिटी होगी। सही बात है? हाँ। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए, फाइनल वेलोसिटी का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का होल स्क्वायर बराबर 2as। यहां पे इस मोशन के लिए यहां से यहां के लिए फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। और ये जो इनिशियल था इसके लिए वही vf का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पे ये मत बोलना सर ये vf से ये vf कैसे, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का एक्सप्रेशन है। इस जर्नी के लिए इनिशियल ये है vf, जो इसका फाइनल था, इज इक्वल टू 2। अब बताओ यहां पे एक्सीलरेशन क्या होगा? g sin थीटा नीचे और फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग के मोशन को अपोज करेगा। तो इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शन होता है म्यू जी कॉस थीटा। तो क्या होगा सर? ये होगा g sin थीटा
माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ये इक्वेशन हो गया दूसरा और ये इक्वेशन हो गया पहला। सर अब क्या करें? अब कुछ ना करें, वी एफ की वैल्यू का जो होल स्क्वायर है क्या है, अब वी एफ का जो होल स्क्वायर है इसको आप उठा के यहां रख दें। ठीक है, इसको आप उठा के यहां रख दें बस। सर ये माइनस में, हाँ तो माइनस रहने दें। ये आपने प्लस क्यों लिया? क्योंकि नीचे की डायरेक्शन को प्लस लिया इसलिए जी साइन थीटा प्लस है, ऊपर वाले को माइनस लिया। ठीक है भाई, रख दें। तो माइनस वी एफ का होल स्क्वायर 2g साइन थीटा इंटू एस है, तो यहां पे रख दीजिए। तो माइनस 2g साइन थीटा इंटू एस बराबर 2g कॉमन निकल जाएगा, अंदर में बचेगा साइन थीटा माइनस g कॉमन चला गया म्यू कॉस थीटा। 2g से 2g कैंसिल होगा, माइनस साइन थीटा उधर चला जाएगा तो बन जाएगा जो भी बनेगा बी आंसर आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, बी आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या ये सवाल? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। A vehicle is moving on a road with an acceleration a is equal to 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो व्हीकल है, ये ट्रक जैसा मोटा व्हीकल जो है वो आगे चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द ब्लॉक ऑफ मास m एंड द व्हीकल सो दैट ब्लॉक डज नॉट फॉल डाउनवर्ड, सो दैट ब्लॉक डज नॉट फॉल डाउनवर्ड। अब यहां पे सिंपल सा देखना, ये पूरी सिस्टम आगे की तरफ एक्सेलरेटेड है, तो क्यों ना हम इस सवाल को रामलाल के फ्रेम में करें। मतलब इस ट्रक के अंदर रामलाल को मान लें, इस ट्रक के अंदर किसको मान ले? रामलाल को मान ले। अब रामलाल के रिस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट का एफबीडी बनाए, एफबीडी ऑफ एम ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल। किसके रिस्पेक्ट में बनाए? रामलाल के रिस्पेक्ट में बनाए। तो साहब ये ऑब्जेक्ट है जिसकी मास है m, ये साहब आपकी ऑब्जेक्ट हो गई जिसकी मास है m। अब टोटल नंबर ऑफ फोर्स काउंट करके बताइए, 1 2 3 4, इसमें कितने फोर्स लग रहे होंगे? टोटल फोर्स बताइए, टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस, टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस बताइए कितने लग रहे होंगे? टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस बताइए कितने लग रहे होंगे? सवाल पढ़िए, एक बार सवाल पढ़िए। अ व्हीकल इज मूविंग ऑन अ रोड, ये व्हीकल है विथ एन एक्सीलरेशन, ये व्हीकल एक्सीलरेटेड है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ए मान लो तुम एक्सीलरेशन आगे की तरफ है, एज शोन इन अ फिगर। फ्रिक्शनल कोफिशिएंट बिटवीन ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m एंड द व्हीकल, ये पूरा व्हीकल है, ये ब्लॉक m मास का है, व्हीकल के आगे m मास का ब्लॉक चिपका दिया है, व्हीकल के आगे m मास का ब्लॉक चिपका दिया है। कई बच्चे कह रहे हैं सब 3 फोर्स लगेगा, कई बच्चे कह रहे हैं 4 फोर्स लगेगा। एक बार डिसाइड कर लो और बताओ आराम से। नंबर ऑफ बताओ कौन कौन सा फोर्स लगेगा? सर एक ग्रेविटेशन नीचे लगेगा, ठीक है, और सर हमें पता है कांटेक्ट पे, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कांटेक्ट फोर्स लगता है नॉर्मल, आगे वाले पे आगे और पीछे वाले पे पीछे, तो इस पे नॉर्मल लगेगा आगे और स्यूडो फोर्स लगेगा पीछे। नॉर्मल लगेगा आगे और स्यूडो फोर्स एफसी लगेगा पीछे, जो कि मास इनटू एक्सीलरेशन होगा। अब रामलाल को ये चलता हुआ दिखाई दे रहा है या रेस्ट में दिखाई दे रहा है? रामलाल को ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में दिखाई दे रहा है या चलता हुआ दिखाई दे रहा है? सर रेस्ट में दिखाई दे रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑब्जेक्ट या ब्लॉक, ब्लॉक बोल देता हूं, ब्लॉक इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल, विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल। तो रामलाल क्या करेगा? सर रामलाल फोर्स बैलेंस करेगा। एक्स एक्सिस में फोर्स 0 होना चाहिए, तो x में आगे इस पे लग रहा है नॉर्मल, पीछे लग रहा है स्यूडो, तो n बराबर है में फिर वही कहानी जो हम कई बार लिख चुके हैं, लगातार लिख चुके हैं, ये एक इक्वेशन बन जाएगा। और जो लोग कह रहे हैं सर एक mg नीचे लगेगा तो ये नीचे स्लाइड कर जाना चाहिए, लेकिन कह रहा है व्हीकल सो दैट ब्लॉक डज नॉट फॉल डाउनवर्ड, ये नीचे स्लाइड नहीं कर रहा। तो ये नीचे स्लाइड क्यों नहीं कर रहा? किस mg को नॉर्मल ने बैलेंस किया है? नहीं, नॉर्मल तो आगे लग रहा है। इस mg को क्या स्यूडो ने बैलेंस किया? नहीं, y एक्सिस के फोर्स को बैलेंस करने की औकात x एक्सिस के फोर्स में नहीं होती। y एक्सिस के फोर्स को बैलेंस करने की औकात y एक्सिस के फोर्स में नहीं होती। तो सर क्या करें? ऊपर लग रहा होगा फ्रिक्शन। ऑब्वियस सी बात है, अगर ऑब्जेक्ट नीचे स्लाइड करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा मतलब y में फोर्स 0 होना चाहिए। ऊपर फ्रिक्शन नीचे mg, तो आप कहेंगे कि mg बराबर ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा?
तो आप यहां पे कह सकते हैं कि मैक्सिमम mg की वैल्यू जो होनी चाहिए काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर या कम होनी चाहिए mg, है ना। लिमिटिंग केस के लिए हम बराबर मान लेते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन होता है हमेशा म्यू इंटू एन। क्या एन mg के बराबर है? नहीं, एन ma के बराबर। तो यहां पे लिखेंगे mg बराबर म्यू इंटू एम ए, m इंटू ए, m से m कटेगा, a बराबर आ जाएगा g बाई म्यू। इतने एसिलेशन से चल रहा तो पार्टिकल आराम से इस पे चिपका रह सकता है। a बराबर आ गया g बाई म्यू, सॉरी म्यू ही पूछा था, म्यू पूछा था क्या? हम म्यू पूछा था। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा? म्यू बराबर हो जाएगा सर g बाई ए, g 10 और a 20। बहुत आसान है। म्यू बराबर हो जाएगा तुम्हारा g बाई ए, g की वैल्यू 10 और a की वैल्यू क्या बोल? a की वैल्यू सर 20 है, तो ये हो जाएगा 1/2 मतलब 0.5। फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। समझ आया कि नहीं आया बताइए। इस सवाल को बहुत ही पेशेंटली इसी तरीके से सॉल्व करना होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी इज म्यू। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी इज म्यू। देखिए दो ब्लॉक है, ये रहा आपका ए और ये रहा बी, दोनों के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। द मिनिमम फोर्स F with which A will be pushed, minimum force by which A will be pushed so that B does not slide down, so that B does not slide down, so that B will not slide down, B will not slide down। ये B नीचे स्लाइड ना करे, नीचे स्लाइड ना करे। तो फटाफट बताइए क्या होगा इसका आंसर, फटाफट बताइए क्या होगा इसका आंसर। सोचिए सोचिए क्या होगा इसका आंसर। तो सर एक बात बताओ, अगर आप इस पे फोर्स लगाओगे, नीचे वाला सरफेस स्मूथ है ना, नीचे वाला सरफेस कैसा है? स्मूथ है। अगर सर आप इस पे फोर्स लगाते हो तो हम एक काम करते, दोनों को एक सिंगल बॉडी एज्यूम कर लेते हैं और ये इसके साथ चिपका हुआ है, दोनों मान लीजिए मिलके ए के साथ आगे जा रहा, ये हमें पता नहीं, हमने एज्यूम किया है। और रामलाल को यहां बिठा देते हैं। क्या करते हैं? रामलाल को यहां बिठा देते हैं। सर रामलाल की मदद क्यों ले रहे हो? क्योंकि रामलाल के रिस्पेक्ट में सवाल को विजुअलाइज करना थोड़ा सा क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। तो रामलाल को यहां बिठा दीजिए और बोलिए रामलाल चल बना बी कैपिटी बना, चल चल यहां पे बैठ के फालतू में कोई काम वाम तो करता नहीं, तू चल बी कैपिटी बना। तो एफबीडी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल। आपको सवाल सॉल्व कर करके ना बोर हो जाओगे तुम। कई बच्चे कहते सर हमको समझ ही नहीं आ रहा, और कई बच्चे ये कहेंगे, अभी देखने ये कहेंगे कि सर आपको कोई नया सवाल नहीं मिल रहा, हर में एक ही चीज, एन बराबर एम नॉर्मल बराबर इधर स्यूडो, या नॉर्मल बराबर mg, y का फोर्स 0, x का फोर्स 0। क्या बकवास है यार, क्या बकवास है। सर आपको कुछ नया सवाल नहीं मिल रहा, हर बार वही उठा के ले आते हो। देखो सर अगर ये आगे एक्सेलरेट हो रहा तो इसमें स्यूडो फोर्स पीछे लगेगा, हाँ, और mg नीचे लगेगा। कुछ नया बताओ सर, mg नीचे लगेगा, ये तो सबको पता है। आगे वाले ऑब्जेक्ट पे आगे लगेगा नॉर्मल। हम इसका एफबीडी बना रहा है, बी ब्लॉक का एफबीडी बना रहे तो नॉर्मल आगे लगेगा, फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। कुछ नया सवाल लाओ सर। mg ये हो गया तुम्हारा स्यूडो फोर्स, एफसी बराबर ma, और ये नॉर्मल, ये फ्रिक्शन। ऑब्वियस सी बात है सर, नॉर्मल बराबर हो जाएगा ma, आगे का फोर्स बराबर पीछे का फोर्स, ma, एक इक्वेशन ये बन गया, और mg fr के बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं लग रहा कि पीछे वाले सॉल्यूशन को हमने कॉपी कर दिया, ऐसा नहीं लग रहा कि पीछे वाला जो सॉल्यूशन था उसी को हमने यहां पे कॉपी कर लिया। बता अभी तक कुछ अलग लगा हो तो बता। सवाल अलग है, अलग चीजें पूछी गई है, उसमें मास, उसमें म्यू पूछा था और उसमें फोर्स की वैल्यू पूछी है, लेकिन हम वही कर रहे हैं जो लास्ट लेक्चर में किया था, उससे पहले लेक्चर में किया था, वही कर रहे हैं। चलिए ठीक है साहब, क्या पूछा है? फोर्स कितना लगा, मतलब एक्चुअल में एक्सीलरेशन की वैल्यू पूछी है। अब एक बात बताओ, यहां पे mg अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है तब तक ऑब्जेक्ट रुका रह सकता है। अगर mg लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया तो इसको नीचे खींच लेगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है? म्यू इंटू एन। और साफ साफ देखिए यहां पे n की वैल्यू क्या है? ma। तो n की वैल्यू आप रख देंगे m इंटू a, और यहां पे लिखेंगे m इंटू g। m से, सॉरी म्यू भी है यहां पे, m से m कटेगा तो a बराबर आ जाएगा g बाई म्यू। तो कितना एक्सेलरेशन है? g बाई म्यू एक्सेलरेशन होगा, तभी ये इस पे चिपका रह सकता है। और इतना एक्सेलरेशन कितने बॉडी को दिया है तुमने? तो अगर बेटा ये दोनों साथ में चिपक के चल रहा है तो दोनों बॉडी को कंबाइंड करके कितना एक्सेलरेशन आपने दिया है ना,
तो तो फोर्स बराबर होगा नेट मास इंटू एक्सीलरेशन। नेट मास होगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ये आ जाएगा आपका आंसर सी। कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम नेट मास और एक्सीलरेशन आ जाएगा जी बाई म्यू। यस, सी इज योर करेक्ट आंसर, सी इज योर करेक्ट आंसर। अरे भाई तूने ए पे फोर्स लगाया, दोनों साथ मिलकर चिपक के आगे चल रहे हैं, तो इस पे कितना फोर्स लगा वो थोड़ी ना पूछा, तुम पे बोले इस पे कितना मैं फोर्स लगाऊं, ताकि सिस्टम को सफिशिएंट एक्सीलरेशन मिल जाए और उसका स्यूडो फोर्स इसको पीछे की तरफ चिपका दे, तो एक एक्सिस का फोर्स बैलेंस हो जाए, आगे नॉर्मल पीछे स्यूडो, नीचे का जो mg है उसको ऊपर फ्रिक्शन लग के बैलेंस कर ले, ऊपर फ्रिक्शन लग के बैलेंस कर ले। एकदम ही जोरदार तरीके से समझ आया तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। हाँ सर, अब आप आगे बढ़ सकते हो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। माई आंसर इज करेक्ट, यस योर आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट सवाल देखिए, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ which can be applied on the system shown in a figure। कहां है सिस्टम, ये रहा, नीचे ग्राउंड बेटा स्मूथ है, ऊपर m1 है, नीचे m2 है, m1 और m2 के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देखिए क्या दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है, सो दैट बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर विथ अ सेम एक्सीलरेशन। इस पे मैं मैक्सिमम कितना फोर्स लगाऊं ताकि ये दोनों ऑब्जेक्ट चिपक के एक साथ आगे चले। सर हम फोर्स m2 पे लगाएंगे, ध्यान से सुनिएगा कहानी, नहीं तो गोल कब हो जाएगा ना पता नहीं चलेगा। फ्रिक्शन का सबसे टफ सेक्शन है ये, फ्रिक्शन का सबसे मुश्किल सेक्शन पे आप आ गए हैं। ये नीट में स्पेशली 90% बच्चे को समझ नहीं आता है। सर समझ नहीं आता, पूछ लेना कि फ्रिक्शन में सबसे मुश्किल क्या लगता है, तो बच्चा कहेगा सर एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा रख देते हैं ना, वो नहीं समझ आता है। सर ये रखते ही क्यों है एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा, एक एक ब्लॉक वाला सवाल करा दो, खत्म करो, क्या झंझट है यार, एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा रख देते हैं, कहते हैं फ्रिक्शन कहां रख लेगा। एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा रखते ही क्यों है सर, अब रखते हैं तो रखते हैं, हम क्या कर सकते हैं, है ना। आंसर बताना बंद करिए, सीखना जरूरी है ना। आंसर बताना बंद करिए, तुक्का लगाना बंद करिए, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं। एक भी कमेंट नहीं दिखना चाहिए मुझे तुक्का लगाते हुए, या कोई भी आंसर नहीं बताना, आंसर नहीं बताना तुम्हें, मैं हटा ही देता हूं, हट छोड़। चल यहां सवाल देख, मतलब तुम फिजिक्स सीखने आते हो कि तुक्का सीखने आते हो, कि सर तुक्का बताओ, इसका भी कोई एमआर स्टार बताओ। सर 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही कैसे टिक करें, चाहे हमको फिजिक्स का पीन आए लेकिन हम 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन कहीं से टिक करें। लगा दे जय माता दी, लगा दे जय माता दी, लगा दे बकलोल कहीं का। चल देख, इस पे मैं कितना फोर्स लगाऊं ताकि ये जो इंटरलॉकिंग है वो ना टूटे और दोनों साथ चले। ग्राउंड और m2 में कोई इंटरलॉकिंग नहीं है, ये परफेक्टली स्मूथ है। ये क्या है, परफेक्टली स्मूथ है। चल देख, ये तुम्हारा है m2, ये क्या है m2, ठीक है सर। इसके ऊपर सॉरी ये दोनों m2 कैसे हो गए, अरे यार सॉरी, ऊपर m1 नीचे m2, तो ये है तुम्हारा m2। तो सर m1 भी लाओ, m1 ये रहा, m1 क्या लाऊं मैं, m1 कुछ अच्छा ऑब्जेक्ट लाऊं। चल m1 ये कप पड़ा है यहाँ पे, ये ले आता हूं, ये दिखेगा नहीं तुम्हें, हाँ ये कप जरूर दिखेगा, ये दिखेगा। चलो ठीक है सर, है ना। ये क्या है बोलो, ये है तुम्हारा m1 और ये m2। अगर मैं इसको पकड़ के आगे की तरफ फोर्स लगा के खींच के ले जाता हूं, तो मैंने फोर्स m2 पे लगाया, नीचे इंटरलॉकिंग नहीं है, ग्राउंड कोई अपोजिशन नहीं करेगा क्योंकि ग्राउंड पे कोई इंटरलॉकिंग नहीं है। अब मैं इसको पकड़ के आगे ले जा रहा हूं, तू बाहर बैठ के देख, तू थोड़ी देर बाहर बैठ के देख, ठीक है सर बाहर बैठ के देखते हैं, तू बाहर बैठ के देख, ठीक है। अब मैं इसको आगे खींच के ले जाता हूं, तो कप साथ साथ क्यों गया, कप को तो मैंने खींचा ही नहीं, तो कप आगे क्यों गया बताओ। ये तुम्हारा जो ऊपर का ऑब्जेक्ट है m1, मैं अगर m2 को कह रहा हूं m2 मुझे पसंद है, मैंने m2 को पकड़ा, चल ना मेरे साथ चल, m2 को पकड़ के मैं लेके आ रहा हूं, तो ये वाला जो m1 है इसके साथ क्यों गया, ये बता क्यों आया m1 आया ही क्यों, बता m1 क्यों आगे आया। और इसका सिर्फ रीजन नहीं, कारण ढूंढने की कोशिश करो, सिर्फ रीजन नहीं। फ्रिक्शन जवाब दे दिए क्योंकि सर टॉपिक फ्रिक्शन का चल रहा है, सर फ्रिक्शन ही कारण होगा। इतना मंदबुद्धि है तू, मत लगा।
तू पूरा एक्सप्लेनेशन सोच, क्यों आया, क्यों आया। जैसे मुझे अचानक से एक वो याद आ रहा है, जैसे नई नई किसी की शादी होती है ना, तो जो दुल्हा होता है वो दुल्हन को तो लाता ही है साथ में, वो दुल्हन को पकड़ के लाता है, दुल्हन का भाई भी उसके साथ चिपक के चला आता है, दुल्हन का भाई भी चिपक के उसके साथ चला आता है। तो तू तो फोर्स लगा रहा सिर्फ M2 पे, तू तो दुल्हन को ले जाना चाह रहा, तो दुल्हन का भाई साथ में क्यों आता है ना, दुल्हन का भाई साथ में क्यों आता है बता। मैं तो इसको पकड़ के ले रहा ना। अब ये है दुल्हन, ये है दुल्हन और ये है दुल्हन का भाई। अब दुल्हन का भाई भी साथ साथ चिपका हुआ बोला कि मैं भी जाऊंगा दीदी के यहां, मैं भी जाऊंगा। अब साहब तू M2 को पकड़ के आगे खींच के ले जा रहा, M1 क्यों आया आगे, M1 आगे क्यों आया। तो सर ये जो M1 है इसमें कांटे लगे हैं। अच्छा, और इस M2 में भी कांटे लगे हैं, तो M1 और M2 के बीच में इंटरलॉकिंग बन गया है। अब अगर आप इसको आगे खींचोगे, M2 को आगे खींचोगे तो ये इसके साथ चिपका हुआ आगे चलेगा। अच्छा, अगर मान लो स्मूथ होता तो कोई इंटरलॉकिंग ही नहीं होता। कई भाई बहन ऐसे होते हैं, है ना, बहन की शादी हो गई, भाई सोच रहा अच्छा हुआ चली गई, दिमाग का सर दर्द खत्म हुआ, घर में लोग कम हुए, अब जो घर में मिठाई आएगा मामा जी लाएंगे वो हम ही खाएंगे। कई भाई बहुत खुश होते हो, कहते बाहर में जाए, कौन जाएगा उसके साथ, छोड़ दो। तो कब होगा, जब भाई बहन में कोई प्यार ही नहीं है, भाई बहन में कोई प्यार ही नहीं है, भाई चाहता है कि बहन जल्दी से जल्दी चला जाए। तो उस स्थिति में क्या होता है कि इनके बीच इंटरलॉकिंग होता ही नहीं। अब होगा क्या कि शादी हो गई, दुल्हन जा रही, बहन जा रही, इसका जो भाई है वो कांस्टेंट यहीं पे रहेगा, ये आगे फिसल रही, ये यहीं पे रहेगा, और जब ये आगे चली जाएगी ये नीचे गिर जाएगा। समझने की कोशिश करो। हे ले जादू, तुम्हें लगा कप फूट गया होगा, ये ले कप आ गया फिर से। समझना, अगर मान लो ये स्मूथ होता, इंटरलॉकिंग नहीं होता, इंटरलॉकिंग नहीं होता तो क्या होता। सर आप इसको आगे ले जाते, ये यहीं रह जाता, ये कहीं नहीं जाएगा। अगर इंटरलॉकिंग नहीं है इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। अगर इंटरलॉकिंग है ही नहीं तो इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं। आप M2 को आगे ले जाइए, ये आराम से फटाफट जाएगा, M1 नीचे गिर जाएगा। कई बार ऐसे सवाल होते हैं, देखना, कई बार ऐसे सवाल होते हैं, तुमसे पूछा जाता है, कैसे सवाल होते हैं सर, देखना, कई बार ऐसे सवाल होते हैं। मान लो ये ट्रक है, ये कौन सा ट्रक है भाई, मैं बनाता हूं, बढ़िया ट्रक बनाता हूं, देख, ये ट्रक ले, ये ट्रक है, ये ट्रक का ऐसे सरफेस है, ये वर्टिकल है, ये ट्रक है, चल, और मैं यहां पे ड्राइवर, मैं यहां पे ट्रक का ड्राइवर, और ट्रक को भगा रहा हूं ए एक्सीलरेशन से। अब ट्रक के सरफेस पे ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा M मास का, सॉरी, ट्रक के सरफेस पे ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा M मास का, M मास का। अब मैं ट्रक को अगर आगे ले जा रहा हूं, ट्रक का सरफेस एकदम स्लिपरी है, स्मूथ है, स्मूथ है, तो बताओ क्या ये ब्लॉक ट्रक के सरफेस के साथ चिपक के आगे जाएगा कि ट्रक आगे चला जाएगा और ब्लॉक नीचे गिर जाएगा। बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा, होगा क्या। ये ट्रक है, तो अगर मैं स्मूथ बोलता हूं म्यू 0 है, म्यू 0 है, और ट्रक आगे चल रही है एक्सीलरेशन से, ट्रक इज मूविंग विथ एक्सीलरेशन ए, तो होगा क्या, बताओ क्या होगा। तो आप बाहर से बैठ के देखोगे ना तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि साहब ये ट्रक आगे चला गया, ट्रक कहां चला गया, आगे चला गया, और ये ब्लॉक आराम से नीचे गिर गया, नीचे फॉल कर जाएगा, वेरी गुड, नीचे फॉल कर जाएगा। अब मान लो कि मेरा नुकसान हो गया, मान लो कि मैं ट्रक का ड्राइवर हूं, कहीं से माल उठा के कहीं पे बेचता हूं, है ना, नेपाल के बॉर्डर से माल उठाता हूं और जाके यूपी में बेचता हूं माल। अब मान लो परफेक्ट स्मूथ है ये, अब परफेक्ट स्मूथ है, मैंने रखा, पेटी रखा बहुत सारा, ट्रक लेके आगे गया, सारा सामान नीचे गिर गया क्योंकि फ्रिक्शन इंटरलॉकिंग था ही नहीं। होगा क्या कि ये ट्रक का सरफेस और ये ब्लॉक, ये आ गई, ये सीधा नीचे, इंटरलॉकिंग था ही नहीं, फिसल जाएगा, ये आ गई, ये नीचे। हां,
अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा कि मान लीजिए कि मेरा नुकसान हो गया भारी, तो मैं क्या किया कि अपने ट्रक में कांटे बनवा दिए, अपने ट्रक पे क्या बनवा दिए, कांटे बनवा दिए। अब जो ब्लॉक इस पे ऊपर रखा जाएगा उसमें कांटे लगे होंगे, अब ये इंटरलॉक्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इंटरलॉक्ड हो जाएगा। ये एम मास का ब्लॉक है ना। एक्चुअल में ऐसा ही सरफेस वहां पे बनता है ना। मैंने थोड़ा सा ज्यादा दिखा दिया, यहां पे एक्चुअल में ऐसा ही सरफेस बनता है। अब मैं अगर अपने ट्रक को भगा रहा ए एक्सेलरेशन से, ठीक है, अब इस पे स्लाइड नहीं कर रहा, ब्लॉक इज मूविंग, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, ब्लॉक इज मूविंग विथ ट्रक, ब्लॉक इज मूविंग विथ ट्रक, ब्लॉक ट्रक के साथ जा रहा। तो बाहर से बैठ के देखोगे, बाहर से बैठ के देखोगे तो ये ब्लॉक इसके साथ चिपका होगा, इंटरलॉकिंग बना होगा, ट्रक का सरफेस आगे जा रहा और ये ब्लॉक भी ट्रक के साथ चल रहा। तो इस ब्लॉक को कौन लेके जा रहा, बताओ कौन है जो लेके जा रहा? नेपाल से ले जाके युगांडा में बेचते हो सर, गांजा बेचते हो रामलाल? पहले बता, इस ब्लॉक को आगे कौन एक्सीलरेट कर रहा है? ये चिपक के साथ जा रहा है, ब्लॉक इज मूविंग विथ ट्रक। तो इस ब्लॉक को कौन लेके जा रहा है? कॉज ऑफ मोशन ऑफ ब्लॉकेज, कॉज ऑफ मोशन ऑफ ब्लॉकेज, कौन है वो रीजन जो ब्लॉक को लेके जा रहा? फटाफट बताओ कौन लेके जा रहा? इंटरलॉकिंग फ्रिक्शन, कांटे लेके जा रहा। भाई साहब तुम रहोगे एकदम देहाती टाइप ही, मास्टर ही तुम्हारा खराब है बे। अगर तुम ऐसे नंबर लेके लिख के आओगे ना एग्जाम में, सर इसको कांटे लेके जा रहा, इंटरलॉकिंग लेके जा रहा, अंडा मिलेगा और पत्थर आके मुझे मारोगे, बेइज्जती मेरा कराओगे कि मास्टर ही खराब है सर। वो तो हमें यही बोला था कि कांटे लेके जाता है, कांटे होते हैं दो आदमी में। बट समझाने के लिए एग्जाम्पल देता हूं ये सब। भाई साहब डर लगता है तुम्हें पढ़ाते हुए। भाई स्कूल के एग्जाम में लेके आ गए कि दो बॉडी के बीच में कांटे होते हैं, असल में होते कांटे ही हैं, होते कांटे ही हैं, बनता इंटरलॉकिंग ही है सर। दो ब्लॉक के बीच में कांटे होते हैं और कांटे की वजह से दोनों फंस जाता है। इसीलिए जब हम एक को चलाने की कोशिश करते हैं तो फंस के दूसरा भी साथ चलता है। अगर ऐसे लिख दिए ना भाई साहब 0 नंबर मिलेंगे। हालांकि ये सब सही है, बिल्कुल इंटरलॉकिंग कांटे की वजह से ही बनता है, कांटे लगे होते हैं, वो सही बात है। और दो ब्लॉक फंस जाता है, ये भी सही बात है। ऊपर वाले ले जाने की कोशिश करेंगे तो फंसने की वजह से ये भी साथ चल जाएगा, ये भी सही बात है। चल बता, छोड़, आंसर बता, फ्रिक्शन। अब मुझे बताओ, अगर इसका एक्सीलरेशन ए और इसका भी एक्सीलरेशन ए आगे की तरफ है, इसके साथ चिपक के जा रहा, तो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा? फ्रिक्शन कौन सा होगा, काइनेटिक के स्टैटिक? काइनेटिक के स्टैटिक? काइनेटिक के स्टैटिक? यस यस, बहुत बढ़िया बेटा, स्टैटिक। स्टैटिक सर, स्टैटिक। क्यों? क्योंकि ये स्लिप नहीं कर रहा ना, ये स्लिप नहीं कर रहा ना, स्टैटिक फ्रिक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब सोचो, ये तुम्हें ब्लॉक रेस्ट में दिखाई दे रहा है कि मोशन में? सर ये मोशन में है, तो मोशन में होने के बावजूद भी स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। हां, क्योंकि स्लिपिंग नहीं हुआ यहां पे। अब इस स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बताओ कितनी हो गई? वैल्यू बताओ कितनी होगी? अगर मैं तुम्हें बता दूं कि ट्रक का एक्सीलरेशन है a बराबर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इस ऑब्जेक्ट का मास है 2 kg, तो बताओ यहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, उसकी वैल्यू कितनी होगी? कितनी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा, कितनी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा, कितना? व्हाट इज द वैल्यू? तो सर एक बात बताओ, न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग इसको आगे फ्रिक्शन ही लेके गया है, मतलब इस पे फ्रिक्शन आगे लग रहा है, वही फ्रिक्शन इसको एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रहा। इसका मास m और एक्सीलरेशन a, मास 2 और एक्सीलरेशन 4, तो 8 न्यूटन का फ्रिक्शन लगेगा। लेकिन कांटेक्ट सरफेस पे फ्रिक्शन तो हमेशा पेयर में लगता है। हां सर, पेयर में लगता है। तो इस कांटेक्ट पे फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे की तरफ। ये है ऑन सरफेस ऑफ ट्रक, ऑन सरफेस ऑफ ट्रक। ट्रक के सरफेस पे फ्रिक्शन कहां लगेगा भाई साहब? पीछे लगेगा। ट्रक के सरफेस पे फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे लगेगा। अब ये वही कहानी है पूरी की पूरी। ओह चल चल पीछे, वही कहानी है पूरी की पूरी। सर क्या कहानी है? तो मैं फोर्स m2 पे लगा रहा, वही ट्रक है ये,
M2 क्या है? ट्रक है। सर अभी तो M2 दुल्हन थी, अभी ट्रक हो गई। सर तुम्हारे जीवन का यही समस्या है कि सर ये अभी दुल्हन से ट्रक कैसे हो गई? दुल्हन ट्रक ही होती है। चल देख इधर, M2 पे हमने फोर्स लगाया F, यहां पे कोई इंटरलॉकिंग है नहीं, यहां पे इंटरलॉकिंग है, तो M2 को आगे जाने से ये इंटरलॉकिंग क्या करेगा? रोकेगा। अगर सिर्फ M2 की बात करें तो अगर आप FBD बनाते हैं M2 का, FBD ऑफ M2 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बाहर बैठ के बना रहा हूं, है ना? कहां बैठ के बना रहा हूं? बाहर के बैठ के बना रहा हूं। तो इस M2 पे आगे फोर्स लगा F, जो मैंने लगाया है। हां सर, आगे फोर्स लगा F, पीछे इस पे लगेगा फ्रिक्शन। Why friction is backward on M2? सर इसमें तो डाउट हो रहा, सर हमको लग रहा M2 पे फ्रिक्शन आगे लगेगा। बहुत बढ़िया, तू M2 को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा, फ्रिक्शन भी M2 पे आगे लग रहा, फ्रिक्शन आगे जाने को सपोर्ट कर रहा। अबे फ्रिक्शन चिपका के रखना चाहता है, फ्रिक्शन क्या करना चाहता है? चिपका के रखना चाहता है। तुमने देखा नहीं है ट्रक के पीछे लिखा होता है, ट्रक ही दुल्हन है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, है ना? और मैं तुम्हें कहूंगा बुरी नजर वाले तेरा शकल बैगन जैसा। चल इधर देख, बुरी नजर वाले तेरा शकल बैगन जैसा। देख आगे फोर्स लग रहा है और पीछे लग रहा है फ्रिक्शन। ठीक है सर, तो इस पे दो फोर्स लग रहे हैं। हाँ, दो फोर्स लग रहे हैं। मान लीजिए कुछ एक्सीलरेशन ए से जा रहा, तो आप बोलेंगे F माइनस एफ आर बराबर M2A। एज्यूम कर लिया, मान लो कि ए से जा रहा। अब मैं अगर M1 का FBD बनाऊं, FBD ऑफ M1 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो M1 पे टोटल नंबर ऑफ फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बताओ, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ओनली। बुरे नजर वाला तेरा शकल बैगन जैसा। बहुत बढ़िया, चल इधर देख, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बताओ। क्या है बच्चे ने? सर हमारे किस्मत में बैगन लिखा है। ये भी बहुत किस्मत वाला है तू, जो बैगन लिखा भी है तेरे किस्मत में। तेरे किस्मत में तो सिर्फ धक्के लिखे हैं, बैगन भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। यहां पे मुझे बता कितने फोर्स लग रहा है M1 पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? दो। थप्पड़ मार के 2 बार घुमा दूंगा। ये कौन है? दो लगा, दो। बता कौन कौन सा दो फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? M1 पे 2 फोर्स लग रहा है, बता कौन कौन सा? नहीं तू बता, आज 2 बोल रहा है ना, बता। भाई साहब इसीलिए भाई साहब, इसीलिए तुम्हें पढ़ाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। कौन सा? 2 बता, नाम बता। 2 फोर्स कौन सा? नाम बता उसका। एक फ्रिक्शन, चल ठीक है। दूसरा? एक फ्रिक्शन, दूसरा? मैंने बोला है फोर्स ऑन M1 इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, फोर्स ऑन M1 इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, फोर्स ऑन M1 ऑन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। आ गया? औकात पे आ गया? मतलब कुछ भी बोलना है पहले 2 शेर आ गया औकात पे। वैसे नाम पूछ दिया बता ना, 2 कौन सा? नाम बोल। पकलोल कहेगा। सिर्फ एक। सर अगर ये फोर्स लगाएंगे एक्सीलरेशन होगा तो स्यूडो फोर्स भी तो लगेगा। अबे भाई साहब, रामलाल को अंदर बिठाऊंगा तब ना। बाहर से देख रहे हैं, लिखा है यहां पे ग्राउंड, ग्राउंड इनर्शियल फ्रेम होता है, ग्राउंड इनर्शियल फ्रेम होता है। एक फोर्स लग रहा, बकलोल कहेगा, एक फोर्स लग रहा, ये लग रहा सर। कौन सा? फ्रिक्शन। और कांटेक्ट पे M1 और M2 के कांटेक्ट पे फ्रिक्शन फोर्स पेयर में लगेगा, M1 पे आगे और M2 पे पीछे। क्योंकि M2 को तुम आगे ले जाने की कोशिश करोगे तो M2 को आगे जाने से फ्रिक्शन रोकेगा। तो M2 पे फ्रिक्शन पीछे, M1 पे फ्रिक्शन आगे। सिर्फ फ्रिक्शन ही है जो आगे लग रहा है। ठीक है सर। और आगे की तरफ A से एक्सीलरेट हो रहा। अगर मान लेता हूं दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो जितना एक्सीलरेशन से ये आगे जाएगा उतनी एक्सीलरेशन से ये आगे जाएगा। अब सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं mg भाई साहब, अगर तू सच में मेरे ऑफलाइन क्लासरूम में बैठ के ये बोल देता ना कि सर mg लग रहा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो साहब मैं तुम्हें हमेशा के लिए ना हॉरिजॉन्टल कर देता। ये तेरी शक्ल जो ऐसे ना वर्टिकल ऐसे कर देता, तू ऐसे ही चलता जीवन भर, एक पैर और एक हाथ लगा के ऐसे ऐसे चलता।
हमेशा के लिए हॉरिजॉन्टल बना देता तुम्हें। खैर mg लगेगा सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। चले किधर, एक ही लग रहा। अब मैं अगर इस फोर्स की वैल्यू बढ़ाऊं, थोड़ी थोड़ी बढ़ाऊं, तो वैल्यू बढ़ाऊंगा तो इस पूरे सिस्टम का नेट एक्सीलरेशन बढ़ जाएगा। तो इस इंटरलॉकिंग पे फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ेगा, क्योंकि जब ज्यादा मैग्नीट्यूड से इसको आगे ले जाने की कोशिश करोगे, जब ज्यादा फोर्स से इसको आगे ले जाने की कोशिश करोगे, एफ से ज्यादा फोर्स से इसको आगे ले जाने की कोशिश करोगे, तो इंटरलॉकिंग भी ज्यादा फोर्स लगाएगा इसको रोक के रखने के चक्कर में, तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। और फ्रिक्शन M1 पे बढ़ जाएगा तो एक्सीलरेशन भी M1 का बढ़ जाएगा। M1 को आगे एक्सीलरेट कराने के लिए सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है सर, मतलब आप फोर्स बढ़ाओगे तो एक्सीलरेशन बढ़ेगा, तो फ्रिक्शन बढ़ेगा। और मैं फोर्स बढ़ाऊं तो बता, फटाफट बोल, फोर्स बढ़ाऊं तो क्या बढ़ेगा? सर फोर्स बढ़ाओगे तो यहां पे इंटरलॉकिंग पे टूटने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, तो फ्रिक्शन उसको अपोज करने के लिए बढ़ेगा। फ्रिक्शन बढ़ेगा तो यहां पे एक्सीलरेशन बढ़ेगा, क्योंकि जितना M1 पे फ्रिक्शन आगे उतना M1 का एक्सीलरेशन आगे। और फोर्स बढ़ाएगा और फ्रिक्शन बढ़ेगा, जितना फ्रिक्शन बढ़ेगा M1 का एक्सीलरेशन उतना ही आगे बढ़ेगा। लेकिन चाहे तू जितनी मर्जी फोर्स बढ़ा ले, ये तेरे हाथ में है, ये तेरे हाथ में। चाहे जितनी मर्जी तू फोर्स बढ़ा ले, ये तेरे हाथ में। तू लगा, इसमें लगा 1000 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, एकदम तूफान की तरह खींच के लेके जा रहा हो, ये तेरे हाथ में। लेकिन फ्रिक्शन की एक औकात है, इसकी मैक्सिमम औकात है जिससे ये ज्यादा नहीं लग सकता। सर अगर ये इसकी मैक्सिमम औकात तक लगेगा तो इसके एक्सीलरेशन की भी एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्योंकि फोर्स जितना मैक्सिमम, इससे ज्यादा मैं फोर्स नहीं बढ़ा सकता, तो M1 का एक्सीलरेशन में इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। फोर्स बराबर जो मैक्सिमम फोर्स होती है उसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू M1A। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितना होता है फटाफट कमेंट करके बताइए सर। म्यू इंटू एन बराबर M1A। अब यहां पे नॉर्मल कितना लग रहा है M1 पे, तो M1 पे नॉर्मल ऊपर N और नीचे mg। वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स 0 होगा, तो आप कह सकते हो कि N बराबर क्या आ जाएगा, mg आ जाएगा। N बराबर mg आ जाएगा, तो यहां पे रख दीजिए म्यू mg, सॉरी M1g है ना, M1 मास है M1g। म्यू M1g बराबर M1A, M1 से M1 कैंसिल होगा, A बराबर म्यू g। तो ये A है कि मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम एक्सीलरेशन है सर, ये मैक्सिमम एक्सीलरेशन है। तो मैक्सिमम कितने एक्सीलरेशन से M1 चल सकता है, म्यू g से। अगर मैं इस सिस्टम को इससे भी ज्यादा एक्सीलरेशन देने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा? अगर मान लो मैं इस पे इतना फोर्स लगा रहा कि सिस्टम को जो एक्सीलरेशन मिल रहा, ये जितने से मैक्सिमम से M1 चल सकता उससे ज्यादा एक्सीलरेशन मैंने दे दिया है ना, ज्यादा फोर्स लगा दिया, ज्यादा एक्सीलरेशन दे दिया साहब, मैं पागल हो गया और ज्यादा फोर्स लगा दिया, तो क्या होगा? इसका रिजल्ट क्या होगा? कंसिक्वेंसेस क्या होंगे? इफेक्ट क्या होगा? क्या होगा बेटा, क्या होगा? बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा, है ना, बताओ क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? फॉल ना, फॉल से ज्यादा अच्छा स्टेटमेंट बोलो, गिर जाएगा गलत जवाब है। थोड़ा सा लॉजिकल बनो यार, तुम एकदम बकलोल ही रहोगे। फॉल ना, सुनो बताता हूं। जब मैं इसको जोर से ज्यादा फोर्स लगा के आगे ले जाने की कोशिश करूंगा, तो भाई साहब इसको तो बहुत ही एक्सीलरेशन दे सकता हूं मैं, जितना मर्जी उतना दे सकता हूं, लेकिन ये म्यूजी से ज्यादा एक्सीलरेशन नहीं लेगा। तो इस पे मैक्सिमम एक्सीलरेशन आगे म्यूजी मिल सकता है, और नीचे वाले को मैं ज्यादा एक्सीलरेशन से ले जा सकता हूं। तो देख क्या होगा, देख तू अपनी आंखों से देख क्या होगा, देख अपनी आंखों से देख क्या होगा। तैयार है देखने के लिए? पीछे का बैकग्राउंड में कर देता हूं ब्लैक। देख, क्या तैयार है देखने के लिए? तुम्हें दिख रहा है यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा है? हाँ सर। क्या तैयार है देखने के लिए? देखेगा यहां पे क्या होने वाला है, देख क्या होगा, देख क्या होगा, ध्यान से देखना क्या होगा। क्या हुआ सर? फॉल डाउन ही तो हुआ। अबे फॉल डाउन से पहले क्या हुआ वो बता, फॉल डाउन से पहले क्या हुआ? देख इधर, फॉल डाउन से पहले क्या हुआ, देख थोड़ा सा कम एक्सीलरेशन से ले जाता हूं। फॉल डाउन से पहले क्या हुआ बोल, फॉल डाउन से पहले क्या हुआ? फॉल डाउन से पहले क्या हुआ? फॉल डाउन से पहले क्या हुआ? स्लाइड हुआ। तो क्या ग्राउंड से बैठ के देखोगे,
तो क्या तुम्हें एक्चुअल में पीछे जाता हुआ दिखाई दिया क्या? नहीं, ये पीछे नहीं जा रहा था, ये तो आगे ही जाएगा, ये पीछे कैसे जा जाएगा? इसमें फोर्स आगे लग रहा तो जाएगा तो आगे ही। तो सर हमें तो पीछे दिखाई दिया, तुम्हें पीछे रिलेटिवली दिखाई दिया। तुम्हें पीछे इसलिए दिखाई दिया कि साहब इसको तू तूफान से आगे बढ़ाया और ये आगे कम बढ़ पाया, तो तुम्हें ये दिखा कि ये थोड़ा ही आगे बढ़ा और ये बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो इसके रिस्पेक्ट में तुम्हें पीछे जाता हुआ दिखाई दिया। लेकिन सच में देखोगे तो गया तो आगे, गया तो आगे ही ना वो भी, लेकिन नीचे वाला ज्यादा चल गया तो नीचे वाले के रिस्पेक्ट में तुम्हें थोड़ा पीछे दिखाई दिया। लेकिन दोनों कहां जा रहा था? आगे ही जा रहा था, आगे ही जा रहा था। हां सर, आगे ही जा रहा था। तो ध्यान से सुनिए जो मैं आपको अब यहां पे कंसेप्ट बताऊंगा। अगर मैं फोर्स मैक्सिमम इतना लगाता हूं कि साथ साथ चले, किसके लिए बेटा? साथ साथ के लिए। तो साथ साथ के लिए कितना मैक्सिमम फोर्स लगाऊं? तो ये दोनों चिपका रहेगा, तो को दोनों की एफबीडी में एक साथ बनाऊं तो इस पे फ्रिक्शन आगे, इस पे फ्रिक्शन पीछे, तो हो गया नेट मास m1 प्लस m2 और F फोर्स F है ना। तो ये हो जाएगा फोर्स बराबर मास m1 प्लस m2 इंटू एक्सीलरेशन मैक्सिमम। तो ये हो जाएगा तुम्हारा m1 प्लस m2 इंटू म्यू जी। ठीक है बेटा, यहां तक दोनों क्या चलेंगे? साथ चलेंगे। अब यही सवाल है, यही सवाल है ये। तो सुनो, जब भी नीचे वाला सरफेस एकदम स्मूथ हो और इस पे तुम F मैक्स कितना लगाओ कि दोनों साथ चले, तो याद रख लो कि ऊपर वाला ऑब्जेक्ट मैक्सिमम म्यू जी एक्सेलरेशन से जा सकता है। कितने एक्सेलरेशन जा सकता है? म्यू जी से। इससे ज्यादा एक्सेलरेशन से ले जाने की कोशिश करोगे, इससे ज्यादा एक्सेलरेशन अगर यहां पे इंटरलॉकिंग पे दोगे तो ये साथ नहीं जाएगा, स्लाइड कर जाएगा। समझ में आया? स्लाइड कर जाएगा। तो सर अगर मैक्सिमम पॉसिबल एक्सीलरेशन इतना जो होता है कि ये ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों के किसी भी मास पे डिपेंड नहीं करता, नहीं, मैक्सिमम एक्सीलरेशन की वैल्यू होती है बेटा म्यू जी। ना तो ऊपर ना तो नीचे, किसी के भी मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो कितना फोर्स लगाऊं सो दैट दे विल मूव साथ साथ, दे विल मूव साथ साथ, दे विल मूव साथ साथ मतलब टुगेदर। सर नेट मास m1 प्लस m2 इंटू म्यू जी। डी इज योर करेक्ट आंसर, डी इज योर करेक्ट आंसर। समझ आया? डी इज योर करेक्ट आंसर। चलो अब तुम्हें एक जोरदार फील दिलाता हूं। क्या सर? पहला केस 1, अगर मान लो मैं सिस्टम का एक्सीलरेशन मतलब फोर्स कम लगा रहा, m1 प्लस m2 इंटू म्यू जी से, है ना, टोटल मास इंटू मैक्सिमम एक्सीलरेशन से कम फोर्स मैंने लगाया है, साथ साथ चलने के अबाउट से कम फोर्स लगाया है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, यहां पे जो सिस्टम का एक्सीलरेशन होगा, सिस्टम को एक्सीलरेशन जो देने की कोशिश कर रहा हूं वो म्यू जी से कम देने की कोशिश कर रहा हूं। तो क्या होगा अगर मैं सिस्टम को एक्सीलरेशन जहां तक वो साथ साथ चल सकते हैं उससे कम दे रहा हूं? तो सर दे विल मूव टुगेदर। अगर मैं सिस्टम का एक्सीलरेशन कम रखूंगा तो इसका मतलब यह है कि कम फ्रिक्शन फोर्स की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। दे विल मूव टुगेदर, दे विल मूव टुगेदर, they will move together. Acceleration of m1 is equal to acceleration of m2 that is equal to a, और a acceleration कितना होगा? नेट फोर्स आपका F बटा नेट मास m1 प्लस m2 होगा। अगर मैं सिस्टम को एक्सीलरेशन उससे कम देने की कोशिश करूंगा तो दोनों साथ चलेंगे, है ना, दे विल मूव टुगेदर। ऐसे देखो, मैं फोटो भी बना देता हूं। यहां पे ऑब्जेक्ट रख दिया अपन ने m2 और यहां पे रख दिया m1। अगर मैं इसका एक्सीलरेशन इतना देने की कोशिश कर रहा हूं कि ये म्यू जी से कम है, तो होगा क्या कि दोनों साथ चलेंगे। तो दोनों का कंबाइंड एफबीडी बनाओगे। क्या बनाओगे बेटा? कंबाइंड एफबीडी ऑफ m1 प्लस m2। तो तुम्हें ऐसा दिखाई देगा कि m1 प्लस m2 चिपक गए और इस पे एक ही फोर्स लग रहा है। सर फ्रिक्शन इस पे पीछे लगेगा, इस पे आगे लगेगा। तो बेटा इस पे जितना फ्रिक्शन पीछे उतना इस पे फ्रिक्शन आगे, दोनों का कंबाइंड एफबीडी बनाऊंगा तो फ्रिक्शन कैंसिल हो जाएगा। हमें दिखाई देगा एफ फोर्स आगे लग रहा, तो एक्सीलरेशन बराबर आ जाएगा F बटा m1 प्लस m2। सिंपल सी बात है, एकदम जो बात है वो तुम्हारे सामने, सिंपल सी बात है, ठीक है। और अगर बेटा ये A एग्जैक्टली म्यू जी के बराबर हो तो क्या होगा? तो भी दोनों साथ चलेंगे सर, तो भी क्या होगा? दोनों साथ चलेंगे, ठीक है, क्लियर है। आगे कुछ सवाल करते हैं, फिर मैं आगे केस समझाता हूं। आगे कुछ सवाल करते हैं, आगे कुछ सवाल करते हैं। चलिए सवाल है, ब्लॉक शोन इन फिगर मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट, ऑल सरफेस इज
कॉन्टैक्ट आर रफ, कॉन्टैक्ट रफ, ग्राउंड स्मूथ होना चाहिए। ऑल सरफेस इन इज कॉन्टैक्ट आर रफ, द फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड बाई बी ऑन ए, block shown in a figure moves with a constant velocity 10 meter per second towards right, all surface is contact are rough, the friction force applied by B on A, तो जब सवाल है यार, कांस्टेंट वेलोसिटी लिख दी, क्या होना चाहिए आंसर बताओ तो। क्या होना चाहिए आंसर बताओ तो। 0। सर कैसे? ब्लॉक शोन इन अ फिगर मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ऑल सरफेस इन कॉन्टैक्ट आर रफ, ये भी रफ है, ऑल सरफेस आर कॉन्टैक्ट इन रफ, ग्राउंड भी रफ है, इसका भी कुछ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू होगा, यहां भी कुछ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू होगा। एक बात बताओ, अगर तुम सिर्फ एक के एफबीडी की बात करो तो ऑब्वियस सी बात है ए पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे mg, नॉर्मल ऊपर है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जो होगा इस ए ब्लॉक का वो 0 होगा, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन ए मस्ट बी 0, और फ्रिक्शन फोर्स अगर लगेगा भी, फ्रिक्शन फोर्स अगर लगता भी है तो कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल ही लगेगा ए पे, और कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल अगर फ्रिक्शन लग गया तो उसको बैलेंस करने के लिए दूसरा फोर्स कहां है, बाहर बैठ के देखो ना जरा। और ये तुम्हें बोला है कि 10 मीटर पर सेकंड से आगे चलता हुआ दिख रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकंड, मतलब फ्रिक्शन फोर्स उस पे ऊपर में इस ए और बी के बीच 0 न्यूटन लगेगा। जीरो न्यूटन लगेगा, देखो क्योंकि अच्छा तुम अब कह सकते हो सर इस पे तो 20 न्यूटन लगा रहे, एक बात बता, तो इस पे 20 न्यूटन लगा भी रहा है ना, तो ये जो B है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो B पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा ग्राउंड की वजह से 20 न्यूटन, तो B पे नेट फोर्स बोल क्या हो गया, तो ग्राउंड B पे 20 न्यूटन पीछे लगाएगा, B पे 20 न्यूटन आगे, तो B पे नेट फोर्स क्या हो गया 0। B अब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो सर A को आगे कौन लेके जा रहा है, बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाने के लिए किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाने के लिए किसी भी एक्सटर्नल वेलोसिटी की जरूरत नहीं पड़ती। बॉडी विल नॉट नो, ऑल सरफेस इन, देख बॉडी कहां से सिलेक्ट होगा यार, सवाल में यही तो लिखा है, ब्लॉक्स 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 शोन इन फिगर, ब्लॉक्स ब्लॉक्स ब्लॉक्स, मतलब ए और बी ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक, शोन इन फिगर मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। सवाल में लिखा है कि ए और बी दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहे हैं, बता बी की वेलोसिटी बता, सर बी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट है, ए की वेलोसिटी बोल, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट है, कैसे एक्सीलरेट हो जाएगा, सवाल में लिखा कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है, एक्सीलरेट हो जाएगा, चमन है क्या एकदम, तुम चमन है क्या एकदम, चोमू है, चोमू है एकदम, सर एक्सीलरेटर नहीं होगा सर 20 न्यूटन का फोर्स, सवाल में लिखा है ब्लॉक्स 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 शोन इन फिगर, ब्लॉक शोन इन फिगर मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। ये जो ए और बी दोनों ब्लॉक है ए और बी दोनों ब्लॉक है, दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, एंड ऑल सरफेस इन कॉन्टैक्ट आर रफ। बच्चे कहेंगे सर मैंने तो फोर्स लगाया 20 न्यूटन, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से कैसे जा सकता है, तो सुनो, तुमने बी पे लगाया 20 न्यूटन, अगर बी की एफबीडी बनाओ तो तुमने बी पे आगे 20 न्यूटन लगाया तो भी ये कांस्टेंट वेलोसिटी से कैसे जा सकता है, नेट फोर्स 0 होगा, तो पक्की बात है ग्राउंड बी पे पीछे फ्रिक्शन लगाएगा, ये है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ग्राउंड, और इस फ्रिक्शन की वैल्यू पक्का 20 न्यूटन होना चाहिए पीछे की तरफ, तो नेट फोर्स बी पे क्या हो जाएगा 0, बी कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगा, नेट फोर्स 0। अब आपसे ये फ्रिक्शन नहीं पूछा है कि ग्राउंड कितना लगा है, आपसे पूछा है ऑल सरफेस इन अ कॉन्टैक्ट आर रफ, द फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड बाय बी ऑन ए,
बी ए पे कितना फ्रिक्शन लगा रहा होगा। बी अगर ए पे फ्रिक्शन लगा दे आगे या पीछे तो इसको बैलेंस करने वाला कोई दूसरा फोर्स नहीं है, ये एक्सीलरेट हो जाएगा। तो पक्की बात है ए और बी के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। और वैसे भी बी ऑब्जेक्ट और ऊपर ए रखा है, अगर तुम बी को कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके जाने की कोशिश करोगे ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके जाने की कोशिश करोगे तो इसके इंटरलॉकिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके इंटरलॉकिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बता, समझ आया कि नहीं आया? भाई साहब जान निकाल देते हो। चलिए तो देख, इफ एक्सेलरेशन ऑफ ए इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए कौन है? ऊपर वाला। विच इज स्मॉलर देन एक्सेलरेशन ऑफ बी, देन द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड बाय बी ऑन ए। कोई दिक्कत नहीं है, सवाल देख लो अच्छे से, सवाल देख लो अच्छे से। समझ आया? गर्दा विजुअलाइजेशन वेरी नाइस सर, आगे बढ़ो। ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए, इफ एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ ए कौन है? ये रहा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। बीच इज स्मॉलर देन एक्सेलरेशन ऑफ बी, बी के एक्सेलरेशन से वो कम है। देन वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड बाय बी, बी नीचे वाला, बी ए पर कितना फ्रिक्शन लगेगा? देखो फ्रिक्शन कांटेक्ट पे लगता है। तुम बस ये बताओ कि ए का जब एफबीडी बनाओगे तो ए पे फ्रिक्शन कहां लगेगा, आगे या पीछे? ए पे फ्रिक्शन कहां लगेगा, आगे या पीछे? ए पे फ्रिक्शन, ए पे फ्रिक्शन कहां लगेगा, आगे या पीछे? आगे या पीछे? आगे, आगे लगेगा। सर कैसे? यहां पे एक फोर्स लगाया है, अब ये दोनों साथ नहीं चल रहे, लेकिन जो इंटरलॉकिंग होगा वो इंटरलॉकिंग पे टूटने की प्रेशर पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये आगे जाने की कोशिश करेगा। अगर यहां पे स्मूथ सरफेस होता तो ये कहां जाता, आगे। रफनेस की वजह से इस फोर्स को अपोज करने के लिए नीचे वाले फ्रिक्शन लगेगा पीछे, तो ऊपर वाले पे फ्रिक्शन लगेगा आगे। तो ए पे एक ही फ्रिक्शन लग रहा आगे। अब ए का जो भी एक्सेलरेशन होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसका रीजन कौन है? ए का जो भी एक्सेलरेशन होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, उसका रीजन कौन है? उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन है। तो फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास बोल सर, ए का मास है 5 kg और एक्सेलरेशन है 2, 10 न्यूटन का फ्रिक्शन लगेगा। दुनिया जाए डैश में, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अगर 5 kg का ब्लॉक इतने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हुआ तो उसका होल एंड सोल रीजन है फ्रिक्शन। होल एंड सोल रीजन है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ही ए को आगे एक्सेलरेट करा रहा, चाहे वो इसके साथ चले या नीचे वाले से ज्यादा एक्सेलरेट हो या कम हो, कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है। ऊपर वाले ए को ले जाने का रीजन कौन है? ये एफ फोर्स, कि इनके बीच के कांटेक्ट पे जो फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। यस, योर आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट सवाल देखिए, द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन 1 kg ब्लॉक इज। 1 kg ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स कितना एक्ट हो रहा? 1 kg ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स कितना एक्ट हो रहा है? उससे पहले ये सवाल करते हैं, चलो ये सवाल करते हैं बेटा। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक एंड फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg एंड 3 kg। ग्राउंड इज स्मूथ। ग्राउंड कैसा है? स्मूथ है। अब ये सवाल अगर तुम कर लोगे तो समझो फ्रिक्शन तुम्हें आ गया। ये सवाल अगर तुम कर लोगे तो समझो तुम्हें फ्रिक्शन आ गया। चलो करो। 25 न्यूटन का फोर्स लगाया है, ये 3 kg है, ये 2 kg है, यहां पे इंटरलॉकिंग है 0.6 का, ग्राउंड स्मूथ है। तो बताओ एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg एंड 3 kg, दोनों साथ चलेंगे अलग अलग चलेंगे, एंड फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg एंड 3 kg। करो सॉल्व, करो सॉल्व। अब ये अगर कर लोगे तो समझो कि तुम्हें फ्रिक्शन आ गया।
चलिए अब हम क्या करते हैं कि हम FBD बनाते हैं 2 kg का। हम क्या करते हैं 2 kg का FBD बनाते हैं। तो 2 kg ब्लॉक पे फ्रिक्शन लग रहा आगे, और अगर हम 3 kg का FBD बनाएंगे तो 3 kg पे F लग रहा आगे और फ्रिक्शन लग रहा पीछे। F लग रहा आगे, फ्रिक्शन लग रहा पीछे। तो अगर मैं ऐसा सोचूं एक सेकंड के लिए, एज्यूम कर लूं कि मान लो ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं और दोनों का कंबाइंड FBD बनाऊं, तो दोनों को अगर मैं चिपका दूं तो जितना इसमें फ्रिक्शन आगे उतना ही फ्रिक्शन पीछे। फ्रिक्शन तो हमेशा पेयर में इक्वल एंड अपोजिट ही लगेगा, तो जितना फ्रिक्शन आगे उतना ही फ्रिक्शन पीछे। तो मैं कह सकता हूं कि दोनों का अगर नेट सिस्टम मान लूं तो सिस्टम का एक्सीलरेशन, दोनों अगर साथ साथ चल रहे हैं, एक साथ चिपका हुआ मानू, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो सिस्टम का एक्सीलरेशन नेट फोर्स बटा नेट मास। तो नेट फोर्स हो गया F, है ना। दोनों को एक साथ अगर मैं बनाऊंगा तो जितना फ्रिक्शन इस पे पीछे उतना ही फ्रिक्शन इस पे आगे, तो नेट फोर्स बटा नेट मास हो जाएगा m1 प्लस m2। फोर्स बोलो 25 और नेट मास बोलो 3 + 2 5, तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये जो फोर्स लग रहा है वो कितना एक्सीलरेशन से इन दोनों को चिपकाकर आगे ले जाना चाहता है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। मतलब इस फोर्स की टेंडेंसी है कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन देना चाहता है, ठीक है। लेकिन इस फ्रिक्शन की वजह से ये कहां तक साथ चल सकते हैं वो देख लेते हैं। तो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सीलरेशन जो हो सकता है 2 kg का, वो μg हो सकता है। जरूरी नहीं कि इससे साथ चल रहे हो, ये एक औकात लिमिटेशन की बात है कि मैक्सिमम कितने तक वो साथ चल सकते हैं। तो म्यू की वैल्यू 6/10 एंड जी की वैल्यू 10, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। साहब इससे वो चले, ये जरूरी नहीं है। जब हमने ड्राइव किया था, देखो जब हमने ड्राइव किया था तो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि अगर मैं यहां पे फ्रिक्शन मैक्सिमम लूं तो ये मैक्सिमम एक्सीलरेशन जाएगा, अगर फ्रिक्शन मैक्सिमम नहीं लूं तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन से नहीं जाएगा। अब पूरे सिस्टम को तुम कितने से आगे ले जाना चाहते हो, पहले ये देख लो। ये अप्लाइड फोर्स ही तो है, दोनों के मोशन में आने का रीजन कौन है, मोशन में सिस्टम आया क्यों सर, अप्लाइड फोर्स से। तो अगर अप्लाइड फोर्स से ये पूरी बॉडी, पूरी सिस्टम मोशन में आने की कोशिश करिए, इसी अप्लाइड फोर्स से एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। मैक्सिमम कहां तक साथ चल सकते हैं, मैक्सिमम यहां तक साथ चल सकते हैं। और ये फोर्स कितना एक्सीलरेशन देने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताओ क्या लिखोगे, दे विल मूव टुगेदर, दे विल मूव टुगेदर। ये से इससे चल नहीं रही, तो मैक्सिमम औकात है, चल तो 5 से रहे। दे विल मूव टुगेदर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विथ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg की बात करूं या एक्सीलरेशन ऑफ 3 kg की बात करूं, दोनों 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जाएंगे। सर अगर फ्रिक्शन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ FBD बनाओ एक का, एक आगे एक्सीलरेशन बताओ कितना है 5, और एक ही मास कितना है 2। तो लिखोगे मास इंटू एक्सीलरेशन 5 × 2 = 10 न्यूटन। कितने लोगों का यह जवाब था, कितने लोगों का जवाब था ये, कितने लोगों का जवाब था कि सर दोनों साथ साथ चलेंगे और दोनों का साथ में कॉमन एक्सीलरेशन होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और फ्रिक्शन होगा 10 न्यूटन। कितने लोगों का जवाब था ये। चलो एक सवाल और करो, अगर तुम्हारा जवाब था तो एक सवाल और करो, मजा आ जाएगा बेटा, है ना। चलो सवाल देखना ध्यान से, सवाल देखना ध्यान से। नहीं कैसे समझ आएगा, नहीं कैसे आएगा साहब, नहीं कैसे आएगा, आएगा आएगा आएगा। सवाल देखना ध्यान से। यह है तुम्हारा 10 kg का ऑब्जेक्ट और यह है तुम्हारा 5 kg का ऑब्जेक्ट, और इस पे मैंने फोर्स लगाया है 75 न्यूटन, और यहां पे म्यू की वैल्यू है 0.7, है ना, और ग्राउंड क्या है, स्मूथ। चलो सवाल मैं लिख रहा हूं, फाइंड एक्सीलरेशन। सवाल पूरा होने से पहले आंसर चाहिए मुझे, सवाल लिखने से पहले मैं मुड़ के देखूंगा और मुझे आंसर चाहिए। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ 5 kg and 10 kg block and friction force, friction acting on 10 kg, फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन 10 kg। 10 kg पे मैं फ्रिक्शन पूछ रहा, मैं भी 30 मार्क का एकदम। 10 kg पे फ्रिक्शन पूछ रहा। अब बताओ आंसर, बताओ आंसर बताओ। सुनो सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे, सुनना ध्यान से। अब मैं जो स्टेप बताता हूं हमेशा उसको फॉलो करना।
जो मैं स्टेप बताता हूं हमेशा उसको फॉलो करना। सबसे पहले तुम ये देख लेना कि कितने तक वो साथ चल सकते हैं मैक्सिमम, मतलब औकात देख लो कि फ्रिक्शन की कितनी औकात है उसको चिपका के रखने की, वो होती है बेटा म्यू जी। सवाल सॉल्व करने का स्टेप देख लीजिए, अब कल को भूल भी जाएंगे तो आप स्टेप याद रखेंगे। म्यू जी, म्यू की वैल्यू है 7/10 और जी की वैल्यू 10, तो 10 से 10 काटोगे 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमेशा पहले ये निकालोगे, ये फ्रिक्शन की औकात है, इससे ऑब्जेक्ट चले ये जरूरी नहीं है। सिस्टम में जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा उसका रीजन ये फोर्स है। अगर मैं मान लेता हूं कि दोनों साथ साथ चिपक के चल रहे हैं, मैक्सिमम औकात देख ली कि कहां तक चिपक के चल सकते हैं। अब मैं मान रहा हूं कि मान लो कि दोनों साथ साथ चिपक के चल रहे हैं, तो इस पे फ्रिक्शन आगे, इस पे फ्रिक्शन पीछे, तो दोनों साथ चिपक के चलेंगे, तो यहां पे नेट अप्लाइड फोर्स F और नेट मास हो जाएगा तुम्हारा 15, तो ये आ जाएगा तेरा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो फोर्स है दोनों को चिपका के कितने एक्सीलरेशन से आगे लेके जाने की कोशिश कर रहा, ये तो बेचारा सर ये तो सिर्फ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे ले जाने की कोशिश कर रहा, और ये कितने तक चिपक के साथ चलेंगे सर 7 तक, मतलब दे विल मूव टुगेदर, दे विल मूव टुगेदर विथ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बताएं सर। देखो ऐसा है कि आपने फ्रिक्शन 10 kg पे लिखा है, लेकिन 10 kg पे उतना ही फ्रिक्शन पीछे लगेगा जितना 5 kg पे आगे लगेगा। तो फ्रिक्शन ऑन 5 kg देख लेते हैं, ऑन 5 kg देख लेते हैं। ये होगा तुम्हारा मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हो गया तुम्हारा 5 × 10 इज इक्वल टू 50 न्यूटन। 5 एंड 50 आंसर होना चाहिए। अब गलती से भी तूने ये पूछ दिया ना कि सर फ्रिक्शन तो 10 kg पे निकालना था और आपने 5 kg पे फ्रिक्शन क्यों निकाला, तो गोली मार दूंगा सच में। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि पेयर में जितना ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन आगे लगेगा उतने ही मैग्नीट्यूड में फ्रिक्शन पीछे लगेगा। ऐसा तो नहीं कि इस पे फ्रिक्शन लग गया 50, इस पे लग रहा 25। अरे कॉन्टैक्ट में फ्रिक्शन दोनों पे तो सेम ही लगेगा, कॉन्टैक्ट में दोनों फ्रिक्शन तो सेम ही लगेगा। यस, ये सवाल किया था। अब ये कर, अब ये कर, ये ऑब्जेक्ट और ये दूसरा ऑब्जेक्ट, अब ये दूसरा ऑब्जेक्ट, ये है तेरा ग्राउंड, ये ग्राउंड जो कि स्मूथ μ0, ये तेरा 3 kg और ये 2 kg। यहां पे μ इज इक्वल टू है 0.5 और आपने फोर्स लगाया है F इज इक्वल टू 35 न्यूटन। 30 न्यूटन लगा ले, 35 की जरूरत क्या है, 30 न्यूटन। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg एंड 3 kg, 2 kg and 3 kg and friction acting on 2 kg। अब सवाल को सॉल्व करो। गलत कर दिया क्या मैंने, क्या गलत किया भाई साहब? आगे वाले वाह मेरे लाल वाह, बहुत सही। 5 का ऑब्जेक्ट और एक्सीलरेशन भी तो 5 ही है, तो 25 न्यूटन इज योर करेक्ट आंसर। चल ठीक है, चले अब सॉल्व कर ले। ये रॉन्ग गोलू राम, चल इसको सॉल्व कर। चल फटाफट फटाफट फटाफट, रफ्तार में, रफ्तार दिखना चाहिए मुझे। अब बताओ ये दोनों साथ चलेंगे या नहीं, ये दोनों साथ चलेंगे नहीं, दे विल मूव टुगेदर और नॉट। सबसे पहले तो ये बता, दे विल मूव टुगेदर और नॉट। दे विल मूव टुगेदर और नॉट, यस और नो लिखो। यस दे विल मूव टुगेदर, नो दे विल नॉट मूव टुगेदर। तो नो और यस लिखो, क्या लिखते हो देखते हैं। दे विल मूव टुगेदर और नॉट, नो 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 नो, ना 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 ना, नो मीन्स नो। ठीक है, व्हाट इज द स्टेप?
व्हाट इज द स्टेप? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे सर? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि फ्रिक्शन की कितनी औकात है साथ में चिपका के लेके जाने की। समझ रहे हो सवाल कैसे सॉल्व करते हैं? फ्रिक्शन की कितनी औकात है साथ में ले जाने की, तो फ्रिक्शन की औकात है साथ में ले जाने की म्यू जी। ये मास वास पे डिपेंड नहीं करता, यह आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फ्रिक्शन इसको चाहता है इतने से लेके जाना, और अगर मैं इसको चिपका हुआ मान लू, इसमें जितना फ्रिक्शन आगे उतना फ्रिक्शन पीछे और दोनों साथ चल रहे हैं, अगर मैं इसको मान लू कि दोनों साथ साथ चल रहा है, एज्यूम किया है, तो नेट फोर्स आपका F और नेट फोर्स हो जाएगा 3 और 2 नेट फोर्स बटा नेट मास, ये होगा 30 बटा 5, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये दोनों को चिपका के आगे ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रिक्शन बेटा अलाउ नहीं करेगा इस बात को। फ्रिक्शन अलाउ नहीं करेगा कि दोनों साथ जाएं। तो सर अगर फ्रिक्शन अलाउ नहीं करेगा दोनों साथ जाए, तो आपने साथ साथ चिपका के जो एफबीडी बना वो गलत है। हां ये गलत है। दे विल नॉट मूव टुगेदर, दे विल नॉट मूव टुगेदर। तो सर ये मूव टुगेदर नहीं करेंगे तो उनके बीच में स्लिपिंग होगी। हां उनके बीच में स्लिपिंग होगी। अगर सर उनके बीच में स्लिपिंग हुई तो पक्की बात है यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। हां तो अगर आप सिर्फ 2 kg का एफबीडी बनाएंगे तो इस पे आगे जो फ्रिक्शन लगेगा वो काइनेटिक, क्योंकि स्लिपिंग होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू इंटू एन, ऊपर नॉर्मल एन और नीचे mg। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो होगी आगे की तरफ वही इस सिस्टम को एक्सीलरेट कराएगा, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक सर, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी आपकी म्यू इंटू नॉर्मल की वैल्यू आप लिख सकते हैं अपना mg बराबर ma। तो m से a कैंसिल होगा, a बराबर म्यू जी आएगा। मतलब ये मैक्सिमम स्लिपिंग होगी तो भी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जाएगी, और ये निकालने की जरूरत नहीं है। सर क्यों? क्योंकि अगर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मैक्सिमम इतने तक वो साथ चल सकता था। फ्रिक्शन की औकात ही नहीं कि इससे ज्यादा एक्सीलरेशन दे पाए, और तुम ज्यादा देने की कोशिश कर रहे हो, तो फ्रिक्शन कम से कम इसको मैक्सिमम वाला तो दे देगा ना। हां सर, तो कभी भी इसको मत निकालो, सीधा तुम देखो कि अगर ये अप्लाइड फोर्स ज्यादा एक्सीलरेशन से लेके जाने की कोशिश करेगा तो ऊपर वाला तो मैक्सिमम 5 से जाएगा। ये देखो 6 देने की कोशिश कर रहा, लेकिन फ्रिक्शन 6 नहीं दे पाएगा तो कम से कम 5 तो दे ही देगा। तो ये निकालने की जरूरत नहीं थी। आपको यहां पे कहना था कि सर साथ नहीं चलेगा, मतलब 2 kg वाला जितना मैक्सिमम एक्सीलरेशन था उससे तो चलेगा ना। हां तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलेगा। जब तुम उसको इतना या इससे कम देने की कोशिश करोगे तो साथ चलेंगे, लेकिन इससे ज्यादा देने की कोशिश करोगे तो साथ नहीं चलेंगे। क्या यार, जाना साथ नहीं चलेंगे, इस ज्यादा देने की कोशिश करो तो इतना तो कम से कम मिलेगा ना। हां इतना मिलेगा, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये जाएंगे। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा हो? एक बात बता, फ्रिक्शन फोर्स मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, इसका मास 2 है और एक्सीलरेशन 5 है, तो 10 न्यूटन का फ्रिक्शन लगेगा। हां फ्रिक्शन 10 न्यूटन ही लगेगा। अब अगर आप 3 kg का एफबीडी बनाते हो तो 3 kg पे आगे अप्लाइड फोर्स कितना है? 10 न्यूटन, और पीछे फ्रिक्शन कितना लगेगा सर? 30 न्यूटन, पीछे फ्रिक्शन लगेगा 10 न्यूटन। तो नेट फोर्स बराबर होगा मास इंटू एक्सीलरेशन। नेट फोर्स बताओ इस पे कितना लग रहा है? आगे 30 पीछे 10 है ना, आगे F 30 और पीछे 10, तो 20 न्यूटन बराबर 3 इंटू ए, तो ए बराबर आ जाएगा 20/3 इज इक्वल टू 6.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये थोड़े से ज्यादा एक्सीलरेशन जाएगा, उसकी वैल्यू होगी 6.6। 6.6 इज योर करेक्ट आंसर। बताओ समझ आया कि नहीं है? ये बहुत रेयर पूछा जाता है, ज्यादातर केस में वो कम ही एक्सीलरेशन देते हैं। वाह, एक बच्चे ने डाउट पूछा है, कौन है ये? प्रिया राजपूत। बेटा तुम ना आज शाम को भगवान की आरती करना, ठीक है, प्रसाद चढ़ाना, और फिर आंख बंद करके एकदम श्रद्धा भाव से पूछना कि हे माते, हे दुर्गा माते, मुझे ऐसा क्यों बनाया, मैं ऐसी क्यों हूं? भगवान से पूछना और कल बताना। प्रिया राजपूत, पकलोल,
4 दिन से चिल्लाते हुए आ रहा हूं कि अगर एक ही म्यू दिया हो तो लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन सेम होता है। भाई साहब, पड़ोसी को दे आता है क्या? ये जो बुद्धि है वो तो है ही नहीं। पड़ोसी को दे आता है क्या? नहीं है तो कम से कम पड़ोसी से मांग के ले आया कर। चाय चीनी दूध मांगने जाता ना पड़ोसी से, हमारे घर में दूध खत्म हो गया, तेरा दूध दे दो, भिखारी टाइप। तो तू बुद्धि भी मांग लाया कर, बुद्धि भी मांग लाया कर। कोई बुराई नहीं इसमें। बोलना कि आज ना फिजिक्स की क्लास है, आज वर्ग के लिए बुद्धि उधार दे दो। बायोलॉजी की क्लास में तो चल जाएगा, बिना बुद्धि के भी बैठोगे, चल जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री की अगर क्लास हो, थोड़ा भारी टॉपिक चल रहा हो, तो उससे बुद्धि उधार मांग लाया करो कि आज फिजिक्स की क्लास है, 2 घंटे के लिए हमें बुद्धि उधार चाहिए। भाई साहब, गला खराब हो गया मेरा बोलते बोलते कि अगर एक ही म्यू दिया हो तो काइनेटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन सेम होता है। चलो, ये भी करा दिया। नेक्स्ट, अब ये सवाल सॉल्व करके दिखाओ फटाफट। तो सर, सवाल सॉल्व करने का स्टेप हमने सीख लिया। पहला स्टेप होगा कि फ्रिक्शन की औकात देख लेते हैं कि मैक्सिमम कितने से ले जाने की कोशिश करेगा। तो नेट फोर्स, सॉरी, फ्रिक्शन की औकात होती है म्यू जी। म्यू की वैल्यू है 0.5 इंटू जी, तो यह आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इतने एक्सेलरेशन से फ्रिक्शन ले जा सकता है। लेकिन अगर मैं मान लूं कि वो साथ साथ चल रहा, चिपका हुआ है, मान लो ये एज्यूम किया है, तो नेट फोर्स होगा 10 और नेट मास होगा 100 + 1 101। तो ये तो बड़ा कम आ रहा है यार, ये तो 0.1 के आसपास आएगा ऑलमोस्ट, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब क्या है कि वो साथ साथ, अगर मैं मान लो कि ये इसको ले जाने की कोशिश कर रहा है, इतना एक्सेलरेशन देना चाहता है और ये यहां तक साथ साथ चल सकते हैं, तो क्या लिखूं? दे विल मूव टुगेदर और नॉट? दे विल मूव टुगेदर और नॉट? बताओ फटाफट बताइए। दे विल मूव टुगेदर और नॉट? दे विल मूव टुगेदर, दे विल मूव टुगेदर। और टुगेदर कितने एक्सेलरेशन से? 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब 1 kg वाले का अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो 1 kg को जितना भी एक्सेलरेशन मिला है वो किसके वजह से मिला है? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। तो फ्रिक्शन फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, ये 1 और एक्सेलरेशन 0.1, तो ये हो जाएगा तेरा 0.1 न्यूटन इज करेक्ट आंसर। 0.1 न्यूटन इज करेक्ट आंसर। यस, 0.1 न्यूटन इज करेक्ट आंसर। अब चलो फटाफट मैं तुम्हें दूसरी कहानी सिखाऊं। जल्दीबाजी मत करना आंसर टिक करने का, पहले समझो अच्छे से कंसेप्ट। In a given arrangement, if the maximum value of f for which there is a no relative motion between the blocks, there is no relative motion between the blocks, ये है तुम्हारा स्मूथ सरफेस, म्यू की वैल्यू है 0, ग्राउंड है आपका परफेक्ट स्मूथ। इस बार मैंने अप्लाइड फोर्स लगा दिया, ऊपर m2 रखा है उस पर, और ये है तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, है ना। इन दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग जो बन रहा है, इस बार जो इंटरलॉकिंग बन रहा है M1 और M2 के बीच में, उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? म्यू। ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है M2 और नीचे वाला ऑब्जेक्ट है M1। ठीक है सर। अब मैं बड़े ध्यान से अच्छे से ग्राउंड पे बैठ के ऊपर वाले ऑब्जेक्ट की एफबीडी बनाता हूं। एफबीडी ऑफ M2। अगर मैं ऊपर वाले ऑब्जेक्ट M2 के एफबीडी बनाऊं तो उस पर डायरेक्ट हमने फोर्स लगाया F की वजह से आगे जाने की कोशिश करेगा। ये इंटरलॉकिंग इसको आगे जाने से रोकेगा, क्योंकि ये F इसमें फॉरवर्ड टेंडेंसी ऑफ मोशन डेवलप कर रहा है, ये टेंडेंसी ऑफ मोशन। तो इस कॉन्टैक्ट पे पीछे लगेगा फ्रिक्शन, बिल्कुल पीछे लगेगा फ्रिक्शन। अच्छा, तो मान लीजिए कि ए एक्सीलरेशन से चल रहा है, तो अब क्या लिखेंगे? F माइनस FR बराबर M2A। अब मैं बनाता हूं FBD M1 का, FBD ऑफ M1 पे कहां लगेगा फ्रिक्शन? M1 पे फ्रिक्शन कहां लगेगा? यार तू समझना नहीं चाहता है, सीधा कमेंट किए जा रहा है ना। अब मैं समझाऊंगा नहीं, समझना है तो समझ, मैं एफर्ट्स भी नहीं लगाऊंगा। समझ आया तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं मुझे, कोई दिक्कत नहीं मुझे। तुक्का लगाना, बी और डी दोनों जवाब गलत है। समझना तू चाहता नहीं है, बाद में ब्लेम करेगा सर समझ नहीं आया। तो कैसे समझ आएगा जब समझना ही नहीं चाहेगा? जबरदस्ती का तू आंसर दे रहा है, बी और डी अब दोनों गलत है।
गधा कहीं का, एक नंबर का वाहियात बैच है, घटिया बैच है। कहां से ऐसे ऐसे नमूना इकट्ठा कर लिया है ना। भगवान से तो मैं पूछूंगा कि भगवान मैंने कौन से साल में कौन सा गुनाह किया था कि ऐसे बच्चे दे दिए पढ़ाने के लिए, जो मंद बुद्धि के साथ साथ इंटेंशन भी खराब है इनका पढ़ने का, पढ़ना भी नहीं चाहते साहब, समझना भी नहीं चाहते। मास्टर ने यहां पे मेहनत कर रहा है, चल वी हो गया, अरे नहीं है बुद्धि तो क्यों लगा रहा, नहीं दिया, नहीं भेजा, खाली है, भगवान ने दिया ही नहीं तो लगा क्यों रहा है। कथा कहेगा क्यों भगवान, क्यों, माफ करो मुझे और जल्दी से छुटकारा दो इस बैच से। बाकी मुझे मजा आ रहा है, धरती पे तो मजा आ रहा, धरती बाकी सब ठीक है, इस बैच से छुटकारा देना भगवान जल्दी से। ये मोहन है साहब। तो इंटरलॉकिंग पे इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है। M2 पे ये टेंडेंसी ऑफ मोशन आगे डेवलप कर रहा, तो M2 को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे तो M2 पे फ्रिक्शन पीछे, तो इक्वल अमाउंट पे M1 पे फ्रिक्शन आगे, M1 पे फ्रिक्शन आगे आएगा। और अगर M1 A एक्सीलरेशन से आगे चल रहा तो M1 को A एक्सीलरेशन देने का होल एंड सोल रीजन कौन है, फ्रिक्शन है। जब मैं नीचे वाले पे फोर्स लगाता हूं, जब मैं नीचे वाले पे फोर्स लगाता हूं तो M2 को फ्रिक्शन लेके जाता है, और जब मैं ऊपर वाले को फोर्स लगाता हूं तो M1 को फ्रिक्शन लेके जाता है। तो M1 को आगे जाने का रीजन फ्रिक्शन होगा। तो अगर मैं देखूं कि मान लीजिए ये फोर्स मैंने बढ़ाया तो इंटरलॉकिंग टूटने की टेंडेंसी बढ़ेगी, तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा तो एक्सीलरेशन बढ़ेगा। लेकिन इस फ्रिक्शन की बढ़ने की कोई लिमिट नहीं है, इस फोर्स लगाने की, इस फोर्स लगाने की कोई लिमिट नहीं है। मैं कितना भी लगा सकता हूं, तो मैक्सिमम मैं कितना लगाऊं कि दोनों साथ चले, क्योंकि फ्रिक्शन की एक लिमिट होती है हमेशा। ये मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन मिलेगा। तो इक्वेशन लिखूंगा Fr मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स बराबर M1 मास इंटू एक्सीलरेशन मैक्सिमम। सर ये इक्वेशन बनेगा, लेकिन मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो सर M1 पे उतना ही मैक्सिमम फ्रिक्शन आगे लगेगा जितना इस पे मैक्सिमम पीछे लगेगा। तो इस कांटेक्ट पे जो फ्रिक्शन लग रहा ये M2 के नॉर्मल की वजह से लगेगा। तो अब M2 का नॉर्मल देखते हैं। M2 पे नॉर्मल ऊपर लग रहा N और नीचे लग रहा M2G, तो ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होगा म्यू इंटू एन। एन की वैल्यू रखेंगे आप M2G, तो ये हो गया म्यू M2G, ये आ गया सर। ठीक है, ये इक्वेशन आया आपका 1। इसको एज इट इज इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो लग सकता है म्यू M2G लगेगा, म्यू M2G लगेगा। और यहां पे कितना है, ये M1A मैक्सिमम है। क्या है, मैक्सिमम है। तो साहब मैक्सिमम एक्सीलरेशन जो आएगा इस सिस्टम का, जहां तक दोनों साथ साथ चलेंगे, मैक्सिमम पॉसिबल एक्सीलरेशन सो दैट दे विल मूव टुगेदर, वो आएगा म्यू M2G बटा M1, म्यू M2G बटा M1। सर यहां पे जो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सीलरेशन है, जहां तक फ्रिक्शन दोनों को चिपका के साथ ले जाएगा, सर वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स दोनों के मास पे डिपेंड करेगा। हां, अगर आप ऊपर वाले पे फोर्स लगाएंगे तो दोनों के मास पे डिपेंड करेगा, लेकिन अगर आप नीचे वाले पे फोर्स लगाएंगे तो दोनों के मास पे डिपेंड नहीं करेगा। समझ में आया कि नहीं है? नीचे वाले के मतलब जब नीचे फोर्स लगाएंगे तो मासेस पे डिपेंड नहीं करता है। तो सर इतना मैक्सिमम एक्सीलरेशन दूंगा सो दैट दे विल मूव टुगेदर, सो दैट दे विल मूव टुगेदर, सो दैट दे विल मूव टुगेदर। तो सर यहां पे फोर्स कितना लगेगा मैक्सिमम, नेट फोर्स बराबर, दोनों मान लो साथ में चिपक के चल रहे हैं, तो नेट मास इंटू एक्सीलरेशन, तो फोर्स बराबर आ जाएगा मास, नेट मास M1 प्लस M2 और एक्सीलरेशन हो गया तो म्यू M2G बटा M1। तो बताइए क्या होगा सर, अगर मैं यहां से M1 प्लस M2 में से M2 बाहर निकाल लूं तो M2 से M2 कट जाएगा, सी आ रहा है क्या आंसर? फोर्स बराबर नेट मास M1 प्लस M2 इंटू ये हो गया तुम्हारा म्यू M2G बटा M1।
अब अगर मैं यहां से क्या कॉमन निकाल लूं, M2 को क्या करता हूं, कॉमन निकाल लेता हूं। तो यहां से M2 कॉमन निकालूंगा, मैक्सिमम तो ठीक है ना, हाँ ठीक है। ये गलत लिख दिया क्या इन्होंने। अगर मैं यहां से M2 को कॉमन निकालता हूं, क्या किया यार इन्होंने, गजब वाहियात। इनका सी भी आंसर आ भी रहा है, मैं ही कुछ गलत कर रहा हूं क्या। हाँ सी तो आ रहा है क्या करता हूं, M1 को अंदर ले जाता हूं, M1 को अंदर ले आऊं तो M1 से M1 कटेगा तो M2/M1 आएगा। ऑप्शन रॉन्ग है, ये आंसर आएगा। अगर तुम यहां से M1 को अंदर भी ले जाते हो तो ये आएगा M2/M1। अरे यार गजब करते हैं यार, क्या करते हैं, गजब करते हैं। हम कुछ नहीं करते हैं, हम गजब करते हैं। बहुत सही। आंसर हो जाएगा, फोर्स मैक्सिमम साथ ले जाने के लिए लगेगा M1 + M2 और वो हो जाएगा तुम्हारा म्यू M2G/M1। सर ये तो बड़ा भारी हो गया कैलकुलेशन इसलिए कह रहा था कि औकात में रहो, नहीं रहना था। सवाल सॉल्व करो, औकात में रहो, नहीं तो सवाल सॉल्व करो। चलो अब करो। अ 40 kg slab 40 kg दिस वन स्लैब रेस्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर। फ्लोर पे फ्रिक्शन नहीं देता, ये नीट के सिलेबस में है भी नहीं। फ्लोर हम स्मूथ रहेगा, इन्हीं दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन होगा। तो 40 kg स्लैब रेस्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर और 10 kg ब्लॉक रेस्ट ऑन टॉप ऑफ द स्लैब। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द स्लैब इज 0.4, mu is equal to 0.4. The 10 kg block acts upon by a horizontal force of 100 Newton. G. Then resulting acceleration of the slab will be 40 kg slab rests on 40 is rests on a frictionless floor. 10 kg block rest on the slab. चलो कैसे करें इसको, तो इसको करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका सिखाता हूं। बेटा हो तो तुम हमारा ही बच्चे, कितना भी गुस्सा कर लूं लेकिन तरीका तो सिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो तुमसे हो नहीं पाएगा। सुनो ध्यान से। सही तो है यार। चलो मैं दोबारा समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। देख कोई खास बात नहीं, आसान है। वहां पे सवाल भी लिखा है, ऑप्शन भी लिखा है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं दोबारा समझा देता हूं। देख कोई दिक्कत नहीं बेटा। देखो ये हमने रख दिया स्लैब और यहां पे है ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। ये है आपका M1 मास, ये है आपका M2 मास। यहां पे मैंने फोर्स लगाया F। ये है स्मूथ, कोई दिक्कत नहीं है। ये है स्मूथ और इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? म्यू। अब ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान से देखिए। अगर मैं यहां पे M2 का FBD बनाऊं, FBD ऑफ M2, तो साहब M2 को आगे ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सर M2 को आगे ले जाने के लिए ये F फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन सर यहां पे इंटरलॉकिंग है। जैसे ही F फोर्स आगे टेंडेंसी ऑफ मोशन डेवलप करेगा तो इस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा। हाँ, M2 पे फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे।
ऊपर M2 रखा है, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन M2 के ऊपर, और इस कांटेक्ट की वजह से नीचे वाले ऑब्जेक्ट पे नीचे और ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे ऊपर नॉर्मल लग रहा, और M2 पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा M2G। ठीक है साहब, चलिए अब अगर आप FBD बनाएंगे, FBD ऑफ M1, अगर आप M1 की FBD बनाते हैं तो M1 पे फ्रिक्शन कहां लगेगा? आगे लगेगा। अब M1 पे जो फ्रिक्शन आगे लग रहा है वो M1 को कुछ एक्सीलरेशन देगा, तो M1 के मोशन का रीजन ही फ्रिक्शन है। कॉज ऑफ मोशन क्या है? कॉज ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ M1 इज फ्रिक्शन। कॉज ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ M1 इज फ्रिक्शन। कॉज ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ M1 इज फ्रिक्शन। ठीक है साहब, ये फ्रिक्शन इसको एक्सीलरेशन देने की कोशिश कर रहा। अब तुम अगर ये फोर्स बढ़ाओगे, इस फोर्स की मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे, इस फोर्स की मैग्नीट्यूड अगर तुम बढ़ाओगे तो भी सी बात है यहां पे इंटरलॉकिंग टूटने की कैपेसिटी बढ़ेगी। जब इंटरलॉकिंग टूटने की कैपेबिलिटी बढ़ेगी तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा तो एक्सीलरेशन मिलेगा। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स की एक लिमिट होती है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जब लगेगा तो एक्सीलरेशन इसको मैक्सिमम मिलेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम बराबर मास M1 इंटू इसका एक्सीलरेशन मैक्सिमम। सर इसमें मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? जितना ये मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा। सर इस मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू होगी क्या? हाँ, जब ये स्लिप करेगा या स्लिपिंग की मैक्सिमम कंडीशन आ जाएगी तो यहां पे फ्रिक्शन लगेगा म्यू। ये म्यू एन की वैल्यू यहां पे है M2G, तो एन की वैल्यू आप रख सकते हो M2G, तो ये हो जाएगा तुम्हारा M2G, म्यू M2G। ये रहा तुम्हारा फ्रिक्शन, तो यहां पे लिख दो मैक्सिमम फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू M2G बराबर M1 इंटू ए मैक्सिमम। तो ए मैक्सिमम की जो वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू M2G बटा M1, म्यू M2G बटा M1, ये आएगी मैक्सिमम पॉसिबल एक्सीलरेशन। अब कितना मैक्सिमम फोर्स लगाओ? मैक्सिमम फोर्स सो दैट दे विल मूव टुगेदर, सो दैट दे विल मूव टुगेदर। तो मैक्सिमम कहां तक चल सकता है नीचे M1? इतना, तो इतना एक्सीलरेशन दोगे तो दे विल मूव टुगेदर, अदरवाइज दोनों स्लिप करेंगे। तो नेट मास हो गया सिस्टम का M1 प्लस M2 इंटू मैक्सिमम फोर्स, तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन हो गया म्यू M2G बटा M1। M1 को अगर तुम ब्रैकेट के अंदर ले जाओगे तो M1 से M1 कैंसिल होगा, तो ये बचेगा 1 प्लस M2 बाई M1 इंटू म्यू M2G, 1 प्लस M1 M2 बाई M1, M1 को अंदर ले आओ तो यहां भी डिवाइड होगा, यहां भी डिवाइड होगा, तो 1 प्लस M2 बाई M1 म्यू M2G। ये आएगा तुम्हारा आंसर, ये आएगा तुम्हारा आंसर। अब यहां पे क्या लिख रहा? ये लिख रहा म्यू M1G, M1 बाई M2 इंटू 1। यहां पे क्या है सर? ये है M2 बाई M1 और बाहर है M2, M2 बाई M1 बाहर M2 आया। तो मुझे बोलेगा कि ऑप्शन सही था, आप गलत सॉल्व किए। तू मैं गलत सॉल्व करूंगा? जब तू पैदा नहीं लिया था ना तब से पढ़ा रहा हूं मैं। जब तू पैदा नहीं लिया था ना तब से पढ़ा रहा हूं मैं। सर मैं तो 14 साल का हो गया, तो तब से पढ़ा रहा हूं मैं। तेरे जैसे चमन को ना तब से देख रहा हूं मैं। तो मुझे बताएगा, सॉल्व करने से पहले मुझे आंसर पता होता है। ऊपर वाले पे जब हम फोर्स लगाएंगे तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन जो होगा वो होगा म्यू M2, यहां पे ऊपर वाले का ऑब्जेक्ट 10 डिवाइडेड नीचे वाले का ऑब्जेक्ट 40 इंटू जी, ये आएगा। तो म्यू की वैल्यू कितनी है साहब? 0.4, मतलब 4 बटा 10। ऊपर का मास है 10, नीचे का मास है 40 इंटू जी की वैल्यू 10। तो ये 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 4 से 4 कटेगा 1। तो मैक्सिमम ये चल सकते हैं 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। इतने एक्सीलरेशन से साथ चल सकते हैं, इससे ज्यादा एक्सीलरेशन देने की कोशिश करूंगा तो ये दोनों साथ नहीं चलेंगे, ये दोनों साथ नहीं चलेंगे। अच्छा सर, तो अब मैं यहां पे फोर्स लगा रहा ऊपर वाले पे। ऊपर वाले पे अगर मैं फोर्स लगाऊंगा 10 kg का, सर साथ तो नहीं चल रहे? हाँ साथ नहीं चलेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है 40 kg का 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलेगा। हाँ, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर, ए इज योर करेक्ट आंसर। सर क्यों? क्योंकि ये जो एक्सीलरेशन देने की कोशिश कर रहा
वो नेट फोर्स बटा मास। अगर मैं एज्यूम कर लूं कि वो साथ साथ चल रहे हैं तो कितना एक्सीलरेशन देने की कोशिश कर रहा, तो फोर्स 100 और नेट मास हो गया 40 प्लस 10 50। अगर तुम मान लो कि साथ साथ चल रहे, एज्यूम कर लिया कि अगर मैं मान लूं कि साथ साथ चल रहे हैं, ये कितना एक्सीलरेशन देने की कोशिश कर रहा है साथ साथ चलते हुए, तो ये देने की कोशिश कर रहा है 10/5 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये देने की कोशिश कर रहा, ये कितना देने की कोशिश कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन नीचे वाला जो ऑब्जेक्ट है वो मैक्सिमम 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही चल सकता है। इससे ज्यादा एक्सीलरेशन दूंगा तो ये भले ही भाग जाएगा जिसपे फोर्स लग रहा है, लेकिन ये जो है ना, अभी मैं यही तो समझाया कि ऊपर वाले पे आपने फोर्स लगाया, तो नीचे वाले के चलने का रीजन कौन है? नीचे वाले के चलने का रीजन, ये देखो FBD ऑफ M1, नीचे वाले के चलने का रीजन सिर्फ फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन मैक्सिमम कितने से ले जा सकता है? इस वाले फॉर्मूले से। तो इस वाला फॉर्मूला कितना कर रहा है 1, लेकिन सिस्टम को ये फोर्स कितने से ले जाना चाह रहा? सर सिस्टम ले जाना चाह रहा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ले जाना चाह रहा। ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ले जाना चाह रहा। लेकिन ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो 2 मीटर पर सेकेंड से नहीं जा सकता, मैक्सिमम इतनी एक्सीलरेशन से जा सकता है। तो इतने से जाएगा, बात खत्म। इतने से जाएगा, बात खत्म। ठीक है, चलो ये हो गया फ्रिक्शन का केस तुम्हारा कंप्लीट। लेकिन एक सवाल और करा देते, कोई दिक्कत नहीं है, एक सवाल और करा देते हैं। ये है तुम्हारा, मान लो 3 kg, चलो ये है 2 kg और म्यू इज इक्वल टू है तुम्हारा 0.3 और यहां पे मैंने फोर्स लगाया है 10 न्यूटन का। ठीक है साहब, कितने का फोर्स लगा? 10 न्यूटन का, या 5 न्यूटन का लगाता हूं। चल 5 न्यूटन का फोर्स लगा, तो ज्यादा फोर्स नहीं लगाया, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो बताइए, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg and 3 kg. Find acceleration of 2 kg and 3 kg. Find acceleration of 2 kg and 3 kg and friction force acting between the contact and friction acting between the contact. Contact में फ्रिक्शन फोर्स कितना एक्ट हो रहा? फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग एट द कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात निकाल लेंगे जहां तक वो साथ ले जा सकता है। वो ले जा सकता है तुम्हारा म्यू हो गया 3/10 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू जी। ये इससे कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल होगा, तो मैक्सिमम हो जा सकता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब अगर ये आंसर नहीं है, ये तो जस्ट चेक किया है कि मैक्सिमम कहां तक साथ चल सकते हैं। अगर मैं मान लूं कि दोनों साथ चिपक के चल रहे, मूविंग साथ, तो ये फोर्स कितना मैक्सिमम एक्सीलरेशन देने की कोशिश कर रहा? तो ये फोर्स मैक्सिमम एक्सीलरेशन देने की कोशिश कर रहा नेट फोर्स बटा नेट मास m1 प्लस m2। नेट फोर्स है 5, नेट मास है तुम्हारा, है ना, ये ग्राउंड बेटा क्या है, स्मूथ है 5, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो ये फोर्स चलाना ही चाह रहा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, मतलब दोनों साथ चलेंगे, है ना। दे विल मूव टुगेदर विथ एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। They will move together with acceleration 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए साहब, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सर्कुलर डायनामिक्स। सर्कुलर डायनामिक्स क्या होता है? सर्कुलर डायनामिक्स होता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो हमने उसका सर्कुलर काइनेमेटिक समझा था। हमने क्या समझा था? सर्कुलर काइनेमेटिक समझा था कि उसके सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिकल पैरामीटर की एंगल कितना ट्रेवल करेगा, एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, एंगुलर एक्सीलरेशन कितना होगा। तो हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा था, लेकिन वो सिर्फ काइनेमेटिकल पार्ट था। हमने टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, हमने सिर्फ ये पढ़ा था। हां सर, ये सारी चीजें तो हमने पढ़ी थी, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा था कि कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन क्या होगा, उसको सर्कुलर पाथ में चलाएगा कौन, उसको सर्कुलर पाथ में चलाएगा कौन, इसके बारे में हमने बात नहीं किया था। तो सर इसके बारे में बात किया जाए। हां, सर्कुलर डायनेमिक्स इज नथिंग बट स्टडी ऑफ
ध्यान से देखिएगा क्या होता है, स्टडी ऑफ कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन, स्टडी ऑफ कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन। हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में चलाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको है, वो रीजन कौन है जो उसको सर्कुलर पाथ में चलाता है ना, उसको रीजन कौन है जो उसको सर्कुलर पाथ में चलाता है। ठीक है बेटा, टाइम हो गया वैसे भी, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हमने सर्कुलर, वैसे भी एक ही स्लाइड बचा था, आज हमने फ्रिक्शन का ही पार्ट कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में ही हम सर्कुलर डायनामिक्स कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।